कुल मिला के देखें तो एफआईएस का जो रुख है वो आज अभी भी काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहा है। चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल निम्बाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोबर जी, थैंक यू सो मच। मैम ये जो ग्लोबल मार्केट से एक्शन दिख रहा है आज के सेशन में, काफ़ी मिला जुला सा हैंडओवर है हमारे लिए। डाउ लगातार 4 दिन से यस। मजबूती दिखा रहा है। कल 2 दिन से रिकॉर्ड हाई पर जाकर बंद हुआ है। शटडाउन खत्म होने की जो इंडिकेशन है वो साफ तौर पे मिल रहे हैं। केवल एक औपचारिकता है कि ट्रम्प साहब आज एक बिल को साइन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी हो जाए दुनिया में, जो भी खबर आ जाए, बिहार के एग्जिट पोल आ गए, ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि डील हो सकती है बहुत जल्द इंडिया के साथ, लेकिन एफआईएस की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। तो ये कितना बड़ा नेगेटिव है हमारे लिए? क्या हम बढ़ रहे हैं 26,100 26,277 यानी कि रिकॉर्ड हाई की तरफ? देखिए, इंडेक्स लेवल पर तो हम हैं, वो तो अभी भी इंटैक्टेड है। इनफैक्ट रिलायंस, खैर मैं उस पर आऊंगी बाद में। लेकिन जो हमने एक बार बात की थी, देखिए अब जैसे यूएस में एक फंड अलोकेट हो गया, उनका बिल पास हो ही गया, एक्चुअली जस्ट अ फॉर्मेलिटी मैटर नाउ। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे रिटर्न्स। जब एक जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, आज अपना डॉलर यूएसडी के, अपना आईएनआर यानी इंडियन रुपीज यूएसडी के अगेंस्ट में ऑल टाइम लो पर है। तो ये इन्वेस्टर्स के, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली आज हम यूएस की बात कर रहे हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स को डेंट करेंगे। व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन आवर मार्केट? कि जब उनके लगाए हुए पैसे वापस से, जब वो उसको एनकैश कर रहे हैं, तो वो कम हो जा रहा है। जो नेट रिटर्न होता है तो वो तो कम हो रहा है। सो डेप्रिशिएटिंग, अभी अभी तक तो ये था कि डॉलर वीक था, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत बात चल रही थी। बट अभी हम्म। मेरे ख्याल से अभी डॉलर और स्ट्रेंथन होने वाला है, वो दिख हम्म। भी गया अभी। तो उसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन इन आर करेंसी होगा, नेट नेट वो ज्यादा रहने वाला है, एंड दैट दे हैव ऑलरेडी गेज्ड। तो उस चीज का अंदेशा वो लगा चुके हैं। उसी वजह से ये एफआई अभी भी नहीं रुकने वाले हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये यहाँ से अभी फंड्स का आउटफ्लो रोक रहे हैं। वेल, अच्छा। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए, निफ्टी ऑलरेडी हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने ऑल टाइम हाई के, पुराने हाईस के पास में, बहुत ज्यादा हम्म। परसेंटेज दूर नहीं रह गए हैं। वी आर जस्ट अवे ऑफ लाइक 1% का हाई, और हम ऑल टाइम हाई पर। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन कल की मार्केट में अगर हमको मिल गया, तो वो रिलायंस का मिल गया है। और आगे भी, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था, हालांकि हम्म। जैसे ही रिलायंस अपना 1525 के भाव को ऊपर क्लोज करता है, यानी उसके ऊपर रह जाता है, तो निफ्टी में नया हाई बनने के चांसेस रहेंगे। बट एज फार एज टुडेज मार्केट, आज एक थोड़ा सा वॉलेटाइल या फिर एक साइड बेस सा मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। वॉलेटाइल नेचर तो आज का रहेगा। और रिलायंस की बात हुई है तो मुझे याद आया है, आज जितने भी लोग रिलायंस में हमारे कहने से अगर आप ट्रेड में आए थे, इट वाज लाइक 1440 के आसपास था उस समय। और अब ये 1525 या 20 का, आई थिंक इस रेंज का मैंने एक टारगेट दिया था, वो हिट हो गया है। फ्यूचर्स में भी रेकमेंड किया था और स्विंग में भी। तो अगर आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। हाउएवर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ग्रोथ यहाँ पर अभी और मिल सकती है। चाहे तो कुछ कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए और भी होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ आपके ठीक। साथ में ये जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था। ठीक है, ओके। तो जी। रिलायंस अगर 1525 पार हो गया तो नया हाई भी निफ्टी में लगता हुआ दिख सकता है। रिलायंस में कल भी हमने देखा था 5 महीने की ऊंचाई पर जाकर क्लोजिंग हुई है 1500 के ऊपर जाकर। तो ये एक स्टॉक है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में, और इसी का चलना बाजार के लिए बहुत ज़्यादा अहम भी है। लेकिन एफआईएस की बिकवाली बहुत जल्द रुक जाएगी, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। तो फिर बैंक निफ्टी पर कैसा रुझान है और आज ट्रेड कैसे करना है? अगर आप कह रहे हैं कि वॉलिटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव रह सकता है, तो दोनों तरफ के मौके मिलेंगे क्या ट्रेड करने के? दोनों तरफ की, यस एग्जैक्टली। और आज का एक पहला ट्रेड, पहले हम निफ्टी की मैं बात करना चाहती हूँ। आज का एक पहला ट्रेड, क्योंकि हम गैप डाउन ही ओपन हो रहे हैं, मोस्टली वी आर लाइकली टू ओपन, अगर हम 800 के आसपास ओपन होते हैं, हम्म। तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ से कॉल का तो बनता है। 800 के साथ में एक्सक्यूज मी, हम्म। 800 के पास में हम 25,750 का, सिर्फ 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके 850 और 880 के इन दो टारगेट्स को चेस कर सकते हैं। अगर हम 825 में दिन में किसी भी टाइम पर आज मिलते हैं, तो ओपनिंग के साथ मिले तो वेल एंड गुड। लेकिन सेल ऑन राइज वाले ट्रेड के लिए थोड़ा सा आज रुकिएगा। एक्चुअली आपको सेल ऑन राइज जब तक अभी नया हाई नहीं लग जाता है, तब तक नहीं बनाना है। तो बाय ऑन डिप का आज का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर हम 25,800 पर आज की डेट में खुल रहे हैं, या फिर थोड़ी खुलने के बाद 15-20 मिनट के अंदर भी अगर 25,800 के आसपास आते हैं, तो ये एक छोटा ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड है, मोमेंटम ट्रेड है, इसको करके निकल भी जाना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सिर्फ मोमेंटम की ही है। तो आप कह रहे हैं कि और 25,800 के आसपास नीचे मिले तो आप खरीदिए 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में टारगेट हाँ जी, 25,850। एंड 880। 880, छोटा ठीक ट्रेड है। है ये, बहुत छोटा सा ट्रेड है आज का।
आई थिंक आप बैंक निफ्टी पे भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी। और बैंक निफ्टी में आज के लिए अगर आपको कोई ट्रेड ढूंढना है तो वो सेल ऑन राइज का ढूंढना है। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स पर नजर रखें। पीएसयू बैंक्स में थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज के ट्रेड्स बन सकते हैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना है तो। रही बात बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी आज की डेट में अगर आपको वापस से मिलता है, पहले बाय का ट्रेड समझते हैं। अगर 57,800 57800 के पास मिले तो वहां से एक बाय का ट्रेड बनता है, जिसमें कि स्टॉप लॉस रहेगा 57,650 का। टारगेट की एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ पर 58,100 एंड 58,350। तो ये बाइंग साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ज्यादा कन्वीनियंट ही ट्रेड होगा। अगर सेल का ट्रेड प्लान करना भी है तो पहले आपको 58,650 के ऊपर एक बार बैंक निफ्टी को जाने देना पड़ेगा। ये ट्रेड थोड़ा सा बाद में बनेगा, हो सकता है आज बने या कल बने। तो आज के लिए जो ट्रेड बन सकता है वो 57,000 के आसपास में, 57,800 के आसपास एक बाय का ट्रेड बन सकता है। 57,800 सेलिंग के के करीब लिए मिले तो 58। बैंक निफ्टी आप कह रहे हैं खरीदें, और हाँ, 57,650 ये आपका टारगेट हो गया, और नीचे में 57,300, 57,600 माफ़ कीजिए, स्टॉप लॉस हो गया जी। हाँ 57,600 माफ़ कीजिए, हाँ स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट आप कह रहे हैं कि 58,100 का और 58,350 तक के, राइट? हाँ, यस ठीक है। एग्जैक्टली। अब इसको ओके। जैसे भी चाहे इसको फ्यूचर में कर हेज करके लेना चाहें, क्योंकि थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े टारगेट्स हैं। तो बस, और आप स्विंग का में अगर आज नहीं हुआ तो कल की चांसेस रहेंगे, एक या 2 दिन का व्यू है ये। तो आप इसको ठीक चाहे है। तो हेज करके फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना करके हेज करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंटली इसको होल्ड कर पाएंगे। निफ्टी का ठीक है। डायरेक्शनल था सिंगल लेग। आप कुछ बाय का भी इसमें ट्रेड बता रही थी बैंक निफ्टी में? वही बैंक बैंक माफ़ निफ्टी कीजिए, का सॉरी, वही है बिकवाली का, 57। माफ़ कीजिए, बिकवाली बिकवाली के का। लिए अभी नहीं, 58,600 के ऊपर जब एक बार जाता है उसके बाद ही, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, तो 57,800 के आसपास खरीदें, 58,600 अगर पार होता है तो फिर आप बैंक निफ्टी में बिकवाली भी करके चल सकते हैं। अच्छा, जो आप पीएसयू बैंकों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे उछाल पर बिकवाली करनी है, कुछ आपके जहन में नाम है जो कि ऐसे साउंड कर रहे हैं कि ऊपर में प्रेशर बन सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ओके। ट्रेड यहाँ पर बनता है सेल और राइज का। इनफैक्ट मैं तो डिस्क्लोजर भी देना चाहती हूँ 4 दिन पहले एक सेल ऑन राइज का ट्रेड हम लोग इनिशिएट करा चुके हैं। लेकिन ये ओके। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि ट्रेड अप ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड का है, सेंटीमेंट भी बुलिश है। ये प्योर टेक्निकल चार्ट है, प्योर टेक्निकल ट्रेड है। इसमें फंडामेंटल से सेंटीमेंट बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड अगर आप लोग प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 960 का, या फिर ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा 970 का जो एक स्ट्राइक है, मैं एग्जैक्ट फिगर्स बताती हूँ। 970, यप 970 अभी 19 रुपए 55 के आसपास में है। तो इस कॉल को, इस पुट ऑप्शन को, पुट ऑप्शन है ये, बेरिश व्यू है, पुट ऑप्शन को बाय किया जा सकता है, जिसमें कि स्टॉप लॉस रख के चलेंगे 15 रुपए का। मार्केट में ये आपको 20 रुपए पर मिले या फिर 18 रुपए के आसपास मिले आज की मार्केट खुलने के बाद, तो इसको इनिशिएट किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा जो टारगेट होगा 25-30 रुपए, और इसके बाद सीधा आपको 37 एंड 40, ये 4 टारगेट्स है, इसके लिए इसको देखा जा सकता है। एंड इट्स अ मंथली व्यू। मोटा मोटा इस मंथ में अभी लगभग 15 से 16 दिन और बचे हैं नेट नेट, तो आप इसको एक मंथली व्यू के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि एसबीआई में उछाल पर बेचने की सलाह है। 970 का पुट आप जी 19 रुपये 55 पैसे के आसपास खरीदें, स्टॉप लॉस 15 रुपये, टारगेट 25, 30, 37, 40, राइट? जी। ओके ठीक है, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए सलाह आ गई। बैंक निफ्टी पर आपको दिक्कत हो सकती है स्पेशली पीएसयू बैंकों से, और दिग्गज एसबीआई यहाँ पर उछाल पर आपको बिकवाली करने के मौके ढूंढने हैं। ये लेवल्स जो हैं, ये ट्रेड जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ दिख जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो खुलने के बाद थोड़ा लेवल इधर उधर हो सकते हैं। अभी जो 970 वाला पुट है वो 19 रुपये 55 पैसे के आसपास है। तो आप थोड़ा सा खुलने के बाद एडजस्ट अपने जो प्राइजेस हैं, यानी कि जो स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल्स हैं, उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए टारगेट आपका बनता है 25, 30, 37, 40, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 15 रुपये का। ठीक है, ये बात होगी इंडेक्स की। कुछ घरेलू संकेतों की, हाँ कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी, संदीप जी, लास्ट टाइम हमने 2 बैंक्स के लिए डिस्कशन किया था, एक तो एक्सिस था और एक इंडसइंड बैंक था। जी। जब ये डिप में थे तो बाइंग रिकमेंडेशन मैंने दिया था। एंड आज जब मैं बैंक वापस अभी देख रही हूँ तो एक्सिस बैंक एक्सक्यूज मी, एक्सिस ठंडी आ गई है एक्सिस बैंक अभी 1250 के ऊपर
चल चुका है, एंड दैट वाज द मोस्ट हाई टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो अगर आप कोई चाहे तो यहाँ पर अपनी एग्जिट पोजीशंस बना सकते हैं, यानी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के दिए हुए सभी टारगेट्स 1000 के आसपास रिकमेंड किया था, 1050 के आसपास पूरे हिट हो चुके हैं, तो चाहे तो बुक कर सकते हैं। नियरली 17-18% गेन है। सिमिलरली इंडसइंड बैंक में भी वैसे ही हुआ था। इंडसइंड बैंक में भी 850 का जो भाव एक टारगेट था वो हिट हो गया है। फर्दर वेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा रेट है। अगर आप इसमें एग्जिट बनाना चाहे तो यहाँ पर बना सकते हैं। वीकनेस नहीं है स्टॉक में, अभी भी यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू होगी, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद। अभी एज ऑफ नाउ इट इज नियरली 30% गेन, और समय ज्यादा नहीं लगा है, 6 महीने का समय लगा है मेरे ख्याल से। तो आप चाहे तो इसको भी यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Excuse me. वीकनेस अगर हम देखें तो दो और चीज़ों में है। अच्छा, ये जो सर्दी की बात आप कर रही है ना, जो सर्दी पहुंच गई है, आप कह रही हैं कि वहाँ तक हमारे यहाँ सर्दी पहले ही पहुंच चुकी है। हम ये जो दौर आपके साथ चल रहा है ना, इस दौर से गुजर चुके हैं। 10-15 दिन हमने भी बिताए, क्योंकि हमारे साथ तो एक कपलिंग इम्पैक्ट भी है। मौसम तो बदल ही रहा है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी, एनसीआर में आप पता ही है कितना हाई रहता है। तो हम इस फेज से Yes. निकल चुके हैं। मैं भी इस एक बड़े पैच से निकला हूँ जहाँ गले की बैंड बजी हुई थी। खैर अब ऊपर वाले की कृपा से सही है। खैर वीकनेस ही आपने बात करी, तो वीकनेस दो चीज़ों में है। एक है डॉलर रुपये में, कल रुपया 6 पैसे कमज़ोर हुआ है, 88.57 वाला 88.63 पर जाकर बंद हुआ। और वीकनेस जो अच्छी है हमारे लिए वो है हमारी सीपीआई महंगाई, यानी कि खुदरा महंगाई, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अक्टूबर में सीपीआई महंगाई आप देखेंगे तो एक दशक के निचले स्तर पर, या यूँ कहें कि सीपीआई की जब से नई सीरीज शुरू हुई ना 2012 में, उसके बाद से ही आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट लेवल पर सीपीआई महंगाई आपको नजर आएगी। 1.44% से घटकर 0.25, जी हाँ, 1/4% पर मंथ ऑन मंथ सीपीआई महंगाई अक्टूबर के महीने में आती हुई दिखी है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या रहे हैं, क्या वजह रही है जिस वजह से महंगाई में इतनी कमी आई ना, ये तीन चीज़ें ऊपर की, सब्जियाँ, दालें और खाद्य महंगाई। ये आप देखेंगे ना, जितना नेगेटिव नंबर बढ़ता जाएगा उतना ये यानी कि कम होता जाएगी महंगाई। और तीनों में आप देखिए, सब्जियों में, दालों में और फूड में, यानी कि खाद्य महंगाई जो है, इन तीनों में कमी आई है, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि इस बार महंगाई में साफ तौर पे दिखा है, जो कि 1/4% पर पहुंचती हुई दिखी है। तो एक रेट कट की जो होप है ना इंडियन मार्केट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि 3 दिन से मार्केट चल चुका है, या तो ये नंबर पहले से बाजार मान के चल ही रहा था, और जो एक रेट कट और होना है, अभी हाल में यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा था कि एक रेट कट और होना है मार्केट में। तो मान के चलें कि ये फैक्टर्ड इन है ये नंबर, या फिर कोई बड़ा उत्साह इससे दिखेगा आज? देखिए, अगर और रेट कट हुआ तो यूएस के बॉन्ड यील्ड और हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने ही गया है। एंड बाय ऑब्वियसली अगर रेट कट ये होता है तो बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हो जाता है तो जो डेट मार्केट में फ्लो है, वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो इनफ्लो है वो डेट मार्केट में ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि एफआईआई सिर्फ मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं अपने, हमारी मार्केट में डेट्स में उनका पैसा आ भी रहा है। तो मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट से पैसे का जो चलन है, जो शिफ्ट है, वो फिर बॉन्ड्स की तरफ यानी डेट मार्केट की तरफ और इंक्रीज हो जाएगा अगर इस तरह से ये होता है। तो चांसेस तो है कि 25 बीपीएस हो सकता है कट हो जाएगा, और सिग्नल्स तो है, बट जो शिफ्ट है वो फिर बॉन्ड मार्केट की तरफ और शिफ्ट होने की चांसेस रहेंगे। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। एक और पॉजिटिव चीज़ सीपीआई इन्फ्लेशन के अलावा जो हमारे लिए हुई ना, कल कैबिनेट बैठक का जो फैसला आया ना, जो बैठक में चीज़ें निकल के सामने आई हैं, उसमें एक तो वो जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है ना, उसमें वो जो घटना है ना, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी घोषित कर दिया गया है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा वो भी देखना होगा डिफेंस स्टॉक्स पे उसका किस तरह का इम्पैक्ट आता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां ना, एक्सपोर्टर्स हैं ना, उनको पूरा सहयोग देने की, उनको एक इम्पेटस देने की कोशिश जो है वो कैबिनेट की ओर से की गई है। 25,060 करोड़ रुपए के नए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को कैबिनेट की हरी झंडी आ गई। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है उसको एक्सपैंड करने के लिए भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। 20,000 करोड़ रुपए का खर्च इस पर भी होता हुआ दिखेगा। और ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए जाएंगे सरकार की ओर से। तो पूरी कोशिश है सरकार की एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली जो हमारी यूएस के साथ जिस तरह से एक डेडलॉक सा बना है, ट्रेड डील जो नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद नए एवेन्यूज़ खोलने की, नए विंडोज़, नए देशों के साथ बातचीत हो रही है, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार पूरी तरह से समर्थन देने की कोशिश कर रही है। ये जो आउटकम आया कल कैबिनेट बैठक का, ये कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज अगर आपके रडार पे हैं, अगर आप मेंशन कर सकें। अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है, लेकिन पोर्ट पर हम लोग जरूर ध्यान दे सकते हैं। अडानी पोर्ट को देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को देखिए। यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज फिर से बढ़ती हैं तो आप अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने के बजाय। होगा तो पोर्ट्स के थ्रू ही ना, तो वहां पर थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिव बायस देखने के लिए मिल सकता है। सो दैट कम्स इन अ प्रॉक्सी भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक
थीम में इन्वेस्टमेंट है जैसे कि ये, तो आप अदानी पोर्ट्स को देख सकते हैं। वहां पर शायद आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी आज भी मिल जाए, अगर आपका नजरिया, वैसे 1000 के ऊपर ही ऑलरेडी चला गया। और मुझे याद है मैंने इसको रिकमेंड किया था लगभग 850 के आसपास। बट स्टिल व्हेन इट्स कम्स टू ग्रोथ, क्योंकि ये 25,000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस सेक्टर में, सिर्फ इतना ही नहीं रही होगा, ये तो गवर्नमेंट का है, जो खुद से कर रहे हैं उनकी भी सेंटिमेंट जो है, इंटरेस्ट जो है और जागेगा। तो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक है, जो पोर्ट्स है, उसमें बूस्ट मिल सकता है, रेवेन्यू में एक पंप मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इसको नजर में रख सकते हैं पोर्ट्स स्पेसिफिक स्टॉक्स को। तो अडानी पोर्ट सबसे बड़ा है। एक सेकेंड, सॉरी, 1500 मैंने बोलना था। 1500 के आसपास ये अभी है। इसको हम कंसिडर अभी भी कर सकते हैं। इट्स अ गुड पिक। अगर आप आज से भी कम से कम इसको 6 महीने साल भर होल्ड कर ले, तो कुछ भी नहीं तो ये कम से कम आपको 1650 के आसपास और 1800 तक नए हाइस दिखा सकता है। सो वन कैन कंसिडर इट ठीक है, क्या टारगेट लेके एज अ चल रहे हैं फ्रेश आप अदानी इन्वेस्टमेंट पोर्ट्स ऑल्सो। का? 1650 और 1800 बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिंग थीम बन रही है तो इसके हिसाब से देखिए, पैसा हमेशा वहीं लगता है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस आ जाए। और जब गवर्नमेंट का फोकस आ ही गया कि उनको एक्सपोर्ट में सपोर्ट करना है, तो फिर पोर्ट्स में तो मार्जिन बढ़ेंगे, पोर्ट कंपनीज के रेवेन्यू, बैलेंस शीट्स में रेवेन्यू आएगा ही। सो इन दैट वे 1650 से लेकर के 1800 के दो टारगेट्स में देखती हूँ, जो कि अभी तक नहीं आया है, इसके लिए फ्रेश हाई होगा ये। और ये चांसेस है, इसमें स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा रहेगा। अब जो फ्रेश बाय ले रहे हैं, जो पहले से उनके जाने देते हैं, जो आज फ्रेश बाय लेने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए 1400 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 1400 रुपये का स्टॉप लॉस और टारगेट आप कह रही हैं 1650 और 1800, यानी कि नए रिकॉर्ड हाइस की तरफ अदानी पोर्ट्स का नए शेयर बढ़ रिकॉर्ड रहा है। हाइस। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। परफेक्ट है, फेयर इनफ। अच्छा, कुछ नंबर्स भी आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। ये तो खबरें थी जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, कुछ बड़े फैसले या फिर आउटकम्स थे या कुछ आंकड़े थे। नंबर्स की जहाँ तक बात है तो कल टाटा स्टील सबसे बड़ा नंबर था जिसका बाजार काफ़ी कीनली इंतजार कर रहा था। मुनाफा इनका 4 गुना के आसपास बढ़कर आया। हालांकि आपको लगेगा कि मुनाफा 4 गुना कैसे बढ़ गया, बेस छोटा था, एक तो 3183 करोड़ का नंबर आया। बाजार भी मान के चल रहा था कि 2900 करोड़ रुपये के आसपास नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो सरप्राइजिंग है, 4 गुना टाटा स्टील का मुनाफा बढ़ गया। पिछले क्वार्टर में बेस छोटा था तो लेकिन अच्छी बात यह है कि नंबर्स बाजार अनुमान से बेटर हैं जहाँ तक मुनाफे की बात है। 58,689 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है। ये भी बाजार अनुमान से बेटर है क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन थी बाजार की। अबिड्डा में हमने 45% का ग्रोथ देखा, 8500 करोड़ का बाजार का अनुमान था, ऑलमोस्ट 8900 का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। और मार्जिन्स जैसा बाजार मान के चल रहा था 15.2% पर आएंगे, हूबहू वहीं पर आते हुए दिखे, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 4% के आसपास का जंप टाटा स्टील के मार्जिन्स में हमने देखा है। तो ये अपने आप में काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। टाटा स्टील में मैम जिस तरह का रन अप हो चुका है और जिस तरह के नंबर्स आए हैं, क्या मान के चलें आज अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है? क्योंकि कल अगर आप देखेंगे 2-3 तबके जो कि कमजोर थे उसमें मेटल भी एक था। यस। तो अभी मेरे हिसाब से बहुत जंप इन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑलरेडी ये जो नंबर्स है ना, मुझे लगता है कि वो प्राइस में आ चुके हैं। अगर अच्छा। थोड़ा बहुत अगर हुआ भी तो ये एक, अगर गैप अप हो भी गया तो उसमें तुरंत बाय लेने की कोशिश ना करें, मुश्किल हो जाएगी अदरवाइज, क्योंकि इसमें पुल बैक हुआ नहीं अभी तक जो इसमें होना चाहिए जनरली इसके हिसाब से। सो मेरे लिए एक सही बाइंग लेवल जो इसमें वापस से बनता है, अभी ये 178 पर है संदीप जी, और आसानी से ये 171 के आसपास एक बार आएगा। तो वहां ठीक पर है। हम लोग चाहें तो एक बार फिर से इसको कंसीडर कर सकते हैं। गैप अप अगर हो जाए मत खरीदिए, फ्लैट ओपन हो मत खरीदिए। 171 के आसपास, 170 के आसपास बाइंग बनती है इसमें वापस से, वहां पर इसमें हम एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। इन दैट वे जो आपका स्टॉप लॉस जाता है वो सिर्फ 160 रुपए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। एक मीम भी चली थी, 10 रुपए थे कुरकुरे। जस्ट याद आ गया। वेल, जो इसमें टारगेट बनेंगे वो स्टार्ट होंगे 185 से, और आपके फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है वहां पर। तो 185 के टारगेट से लेकर के फिर आप इसको होल्ड जरूर कर सकते हैं ट्रेलिंग के साथ में, क्योंकि फिर एक अपसाइड की मूवमेंट जो है सेंटिमेंटली नहीं होगी, वो सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होगी, वो नंबर सपोर्ट बेस पर होगी। तो मेरे हिसाब से आप इसको 185 और 195 के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाइंग सही लेने की कोशिश करिए। ठीक है, बाइंग लेवल आपका सही होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, ना ही फ्लैट ओपनिंग पर होना चाहिए, ना ही गैप अप पे होना चाहिए, नीचे 171 के आसपास होना चाहिए। उस केस में 160 रुपये का स्टॉप लॉस, 185 195 तक के टारगेट्स आप टाटा स्टील में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो नंबर्स के बाद रिएक्शन का थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए स्टॉक को, नीचे जाके मिले तो आप खरीदिए। आईजीएल पर आपकी क्या राय है? आईजीएल के नंबर्स काफ़ी मिले जुले हैं, रेवेन्यू गिरा है, मुनाफा 4.5% बढ़ा है। मैं क्वार्टर बेसिस में नंबर आपको बता रहा हूँ। अबिड्डा में भी हमने डी ग्रोथ देखी और मार्जिन भी टूट कर आए हैं। आईजीएल में कोई बड़ा आज गिरावट का दिन तो नहीं हो जाएगा ना?
देखिए, अगर आईजीएल आज आपको 195 और 200 के आसपास मिले तो बायर बन सकते हैं। अगर इससे भी नीचे खुले तो भी इससे नीचे में खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। 195 200 के आसपास ही इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं नंबर्स की वजह से, अगर ये गैप डाउन ओपन होती है तो भी, और अगर आज नहीं कल वगैरह नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में कभी भी, तो इसमें जो बाइंग की रेंज बनती है इन माय ओपिनियन 195 से 200 के आसपास ही बनता है। तो यहाँ पर इसमें एक बाइंग का भी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 185 का। टारगेट की एक्सपेक्टेशन समय लगेगा, लेकिन टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जा सकती है आपकी 215 ऑनवर्ड्स अप टू 240 तक, और ये पॉसिबल है। बस इसको एक मोमेंटम चाहिए, किक स्टार्ट चाहिए वापस से इसको चलने के लिए, और वो पॉसिबल है कि सेंटिव अगर यहाँ पर हमें एक अच्छी बाइंग मिल जाती है तो ये चलेगा वापस से। तो इसमें भी एक 200, फ्रेश बाइंग व्यू बनता है। 240। 200, हाँ जी, थोड़े से बड़े टारगेट है लेकिन इसमें बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये ज्यादा चला ही नहीं है। आप देखेंगे तो कितने दिन हो गए हैं इसको, लगभग दिसंबर पूरा लगभग एक साल हो गया है। अगर मैं एक वाइड रेंज की बात करूं तो पिछले नवंबर की क्लोजिंग हमको मिली थी 200 के पास में, और आज भी हम लोग नवंबर में हैं और वहीं खड़े हैं। तो पूरा साल भर अगर देखा जाए तो क्लोजिंग और क्लोजिंग बेसिस पर जीरो रिटर्न है। तो यहाँ पर एक पॉसिबल है कि अब ये अगर डिप मिल जाए तो आप चलने की तैयारी में है ये। ठीक है, डिप मिल जाए तो चलने की तैयारी में है। लेकिन दो स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूं, आप इनके चार्ट्स देख लीजिए। दीपक नाइट्राइट और कोचिन शिपयार्ड, दोनों के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। अगर आप दीपक हम्म। नाइट्राइट की बात करें, ये दोनों स्टॉक्स ट्रेडर्स के फेवरेट हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है डिटेल्स का भी और ट्रेडर्स का भी। तो दीपक नाइट्राइट का मुनाफा ऑलमोस्ट 39% गिरा है, रेवेन्यू में 6.5% का ड्रॉप है, EBITDA तो 31% का फॉल है, और मार्जिन ये डिसअपॉइंटमेंट है। 14.5% के ऊपर वाले 11.5% के आसपास आए, तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 4% का फॉल मार्जिन में यहाँ देखने को मिल रहा है। और कोचिन शिपयार्ड तो मुझे डर लग रहा है कि आज का कहीं एक्सीडेंट ना बढ़ जाए। साल दर साल 43% इनका मुनाफा गिरा है, रेवेन्यू में 2% 2.25% का ड्रॉप है। EBITDA आप देखिए 63% का फॉल है, ऑलमोस्ट 2/3 का फॉल यहाँ पे है। और मार्जिन देखिए ऑलमोस्ट 1/3 हो गए हैं, 17.3% वाले 6.6% पर आए हैं। तो दीपक नाइट्राइट और कोचिन शिपयार्ड देखिए मैम, नीचे सपोर्ट कहाँ है? कोचिन शिपयार्ड तो देखो, अगर आज गैप अप खुल जाए तो इसमें डरे ना। जो भी है, अगले बजट के बाद ही ये स्टॉक्स में कुछ जान वापस से आ सकती है, क्योंकि ऑर्डर बेस्ड ही है। तो सपोर्ट अगर इसमें ढूंढ रहे हैं हम, तो आज कम से कम आप मान के चले कि अगर रिजल्ट पर रिएक्ट होता है आज या फिर अगले हफ्ते में, कभी भी रिजल्ट पर अगर रिएक्ट हो रहा है, तो 1600 रुपए का जो ये भाव है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहां तक अगर आपको मिले तो खरीदार बन सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नीचे बहुत ज्यादा जाने की जगह बची नहीं है इसमें। तो अगर ये मैक्स गिर सकता है आज, मोटा मोटा ये 1800 के आसपास में है। नियरेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो बनता है वो 1600 रुपए के पास में है। एंड आई डू अच्छा। एक्सपेक्ट कि यहाँ पर एक जो टारगेट बनते हैं, लगभग लगभग आप 1950 रुपए से लेकर के 2200 रुपए के बड़े टारगेट के एक्सपेक्टेशन रखिए। बट डरने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा अपना जो नजरिया है वो इन्वेस्टर वाला बनाना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नाउ कमिंग टू द दीपक नाइट्रेट। पहले तो आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस। अब रिजल्ट ऐसे आए हैं, मुझे भी थोड़ा सा तो डर लग रहा है। देखती हूँ आज क्या करती है मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग्स है। बट यस, क्योंकि मैं नजरिया मेरा जो है पूरे एक साल का है यहाँ से, कि मैं इसको एक साल तक, होता है ना, पाल पोसेंगे इसको, रखेंगे एक साल तक। तो देखती हूँ कि, लेकिन फिलहाल के लिए जो प्राइस आज में है वो अच्छे सपोर्ट पर ही है। और यहाँ से जो डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज है ना संदीप जी, बहुत ज्यादा नहीं है। रिजल्ट का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, गैप डाउन अगर आता है। सो अगर मुझे मौका मिला तो मैं, हो सकता है, थोड़ा बहुत एड ऑन कर लूं अगर फंड्स वगैरह अवेलेबल हुए दैट पॉइंट इन टाइम। बट बहुत ज्यादा डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ। जैसे ही अगर एक गैप डाउन खुलता भी है तो एक दो दिन में सपोर्ट बना करके वापस निकलने की इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो आई विल सी कि यहाँ पर इनफैक्ट अगर मेरे नजरिए से कोई मैच करता है, मुझे नहीं पता, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन बाय द वे, लेकिन डिप अगर अच्छा मिले तो खरीदारी की जा सकती है। इट्स अ टेक्निकल बैट, फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी से वाइप्ड आउट हो गया है। इसके अलावा मैम दो इंफ्रा स्पेस की कंपनियां हैं, एक अच्छी एक खराब नंबर्स। एचजी इंफ्रा, इनके नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और पीएनसी इंफ्रा, आप चार्ट रेडी करिए, मैं नंबर्स तब तक पढ़ देता हूं। इनके नंबर्स अच्छे हैं। एचजी इंफ्रा पहले देखिए 35% मुनाफा गिरा, रेवेन्यू हालांकि फ्लैट रहे, लेकिन EBITDA में 6% का फॉल है। और दिक्कत की बात है कि मार्जिन कंपनियों के क्यों गिर रहे हैं, 24.3% वाला 22.8%, 1.5% का मार्जिन में फॉल हमने इसमें देखा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर इंफ्रा स्पेस की बात करें, आईआरबी इंफ्रा के नंबर्स भी अच्छे आए थे, स्टॉक हालांकि रिएक्ट नहीं करा था अच्छा,
ऊपर खुलने के बाद नीचे आ गया था। पीएनसी इंफ्रा के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। पीएनसी इंफ्रा के नंबर्स में आप देखेंगे तो आपको 2.5 गुना से ज़्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा, रेवेन्यू 21% गिरा है, अबिड्डा भी गिरा है, मार्जिन भी कम होकर आए हैं। लेकिन पीएनसी इंफ्रा में आई थिंक कोई वन ऑफ आइटम पक्का होगा, नीचे बेस बहुत काफ़ी छोटा है 83 करोड़ रुपए का, तो इनके नंबर्स फिर भी ठीक नज़र आ रहे हैं। लेकिन वैसे रुझान उसी तरह का है एचजी इंफ्रा का ही की तरह ही, मार्जिन गिर रहे हैं इंफ्रा कंपनियों के, साफ है। यस, देखिए ये इंफ्रा कंपनी की जब बात आती है ना, तो मेजरली जो कोर सेक्टर में कंसिडरेशन होती है, हालांकि डेवलपमेंट तो जनरली ये सेक्टर्स, ये इंडस्ट्री, ये जो स्टॉक्स है कोर की कंसिडरेशन में आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ मैंने, एक बहुत एक बहुत वाइड व्यू लेकर के मैं ये बात बोल रही हूँ। तो ओवरऑल जो मार्केट के अभी फिलहाल के जो सेंटीमेंट है ना, लोग कुछ भी कर रहे हैं तो पूरा सोच समझ के बचा बचा करके ही कर रहे हैं। ये ओवरऑल मैं एक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आई एम सेइंग दिस, आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट नाउ। तो वही चीज हमें, चाहे वो घर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो पीपल आर गेटिंग वेरी कॉशियस नाउ। सो नाउ बड़े प्रोजेक्ट्स की भी अगर बात करें तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे खास कोई बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं हाल फिलहाल में, तो उसका भी एक रीजन है। अब वेल आज अगर एचजी इंफ्रा की हम बात करें तो अगर रिजल्ट के वजह से इसमें हमें 850 रुपए तक का कोई भी डिप मिलता है तो बाइंग ली जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा डिक्लाइन वो एक्सपेक्टेशन प्राइस ने ऑलरेडी कर लिया है मेरी ओपिनियन में, कि अब ये रिजल्ट अच्छे नहीं थे, वो प्राइस में ऑलरेडी दिख रहा है। तो अगर हद से हद अगर आपको 850 तक मिल जाए तो खरीदारी एक बार तो जरूर की जा सकती है, जिसमें कि टारगेट की एक्सपेक्टेशन 915 रुपए से लेकर के अप टू, थोड़ा सा समय दे देंगे तो इंडसइंड बैंक जैसा ही, एक्सिस बैंक जैसा ही, तो आपको लगभग 915 रुपए से लेकर के 980 रुपए तक के टारगेट तो आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद आपकी श्रद्धा कि आप इसको होल्ड करना चाहें या नहीं, लेकिन ये अच्छा गेन यहाँ पर आपको दे सकता है। और जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, बाइंग 850 के पास में, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 810 रुपए का मोर देन इनफ है। अगर हिट हो जाए तो दोबारा हाथ नहीं डालना है। नाउ पीएनसी इंफ्रा 280 रुपए के आसपास में है। अगर आप रिस्क टेकिंग माइंडसेट से है तो आप इसमें 280 के आसपास, या फिर एक रेंज समझ लेते हैं 270 से 280 के आसपास अगर ये मिले तो खरीद सकते हैं। बट अगर मुझे दोनों में से किसी एक को पिक करना है तो मैं एचजी इंफ्रा को पिक करूंगी आज की डेट में, और पीएनसी इंफ्रा को अवॉइड करने की सलाह दूंगी। तो फिर भी ठीक है। अगर आपके फेवरेट पिक में से ये है तो पीएनसी इंफ्रा को आप 295 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं और 302 वगैरह तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर आप 270 से 280 की रेंज में एंट्री ले रहे हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखिए, थोड़ा सा रिस्की है 260 रुपए पर। ठीक है, ओके। 3 नंबर्स और हैं जिनका इम्पैक्ट आज मार्केट्स में दिखेगा। एक है फाइजर, जिसका मुनाफा करीब 19% ग्रो किया है, रेवेन्यू में 9% का जंप है, अबिड्डा 21.5% बढ़ा, और सबसे अच्छी चीज़ है मार्जिन 32% वाले 35.8%, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 3.5% के आसपास मार्जिन में हमने जंप इस बार बनता हुआ दिखा है। तो एक फाइजर, इसके नंबर्स देखिएगा, चार्ट देखिएगा। दूसरा थॉमस कुक, हालांकि इनके नंबर्स में कुछ ज़्यादा खास आपको दिखेगा नहीं, अगर कुछ हाईलाइटिंग है ना तो वो डिसअपॉइंटिंग ही है, इनके मार्जिन जो कि पूरा 1% से यानी कि 100 बेसिस पॉइंट से कम होकर आए हैं। और तीसरा नाम है इरकॉन इंटरनेशनल का। ज़्यादातर पीएसयू नेम्स आप देखेंगे ना तो आपको नंबर्स अच्छे नहीं दिखेंगे। एचएएल का मार्जिन का डिसअपॉइंटमेंट था, ये इरकॉन के नंबर्स भी आप देखें तो मुनाफा 33%, रेवेन्यू 19%, बिड्डा 30% गिरा है, और मार्जिन में आप देखिए 110 बेसिस पॉइंट का फॉल ही है। तो इरकॉन, थॉमस कुक और फाइजर, इनके बारे में बताइए ज़रा। पहले हम लोग फाइजर को देखते हैं जो कि अभी 5015 के आसपास में है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रेश बाइंग का व्यू 5200 से पहले बनाना चाहिए। लेट इट गेट गिव अ कंफर्मेशन अबाउट अ ब्रेकआउट। 5200 के ऊपर ये कुछ दिन बिता ले, 2-4 दिन, या फिर कम से कम 3 ट्रेडिंग सेशन तो बिता ले, तब जाकर के इसमें एक फ्रेश बाइंग का व्यू बन सकता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होना बहुत ही जरूरी होता है व्हेनेवर यू आर प्लानिंग एन एंट्री। दैट कम्स विद एग्जिट प्लान जरूरी होता है। तो वो तभी कंफर्म हो पाएगा जब ये 5200 के ऊपर सस्टेन हो, बिकॉज आज की डेट में अगर आप एंट्री लेते हैं तो रिस्की है, क्योंकि यहाँ से आपका जो सपोर्ट है वीक है, जो कि 4850 के आसपास है, बट ये वीक सपोर्ट है। सो इन माय ओपिनियन वेट फॉर अ टाइम, फॉर अ वाइल, 5200 के ऊपर इसको ट्रेड करने दीजिए। उसके बाद आप इसमें एंट्री जरूर बना सकते हैं, जिसमें कि 4900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 5400 से लेकर के 5560 के आसपास, राउंड फिगर 5550 का आप देख सकते हैं। बट ठीक अभी है। रुकना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। नाउ
इसमें है दूसरा आपका स्टॉक थॉमस कुक, जो कि 153 पर है। इसको फिलहाल अवॉइड लिस्ट में रखिए, अभी फिलहाल मेरा इस पर कोई व्यू नहीं है, क्योंकि ये ठीक अभी है। थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके। देन इरकॉन। आपने यस, आपने एक स्टॉक और दिया है, इरकॉन। इरकॉन में डेफिनेटली एक, मैं इसका एक ये भी जरूर देखना चाहूंगी कि इसका भी फिलहाल मल्टीपल्स क्या चल रहे हैं। ओके, देखिए संदीप जी, आज के डेट में 166 पर है, एंड इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है। ये प्राइस में ऑलरेडी इन हो चुका है, प्राइस उसको ज्यादा से ज्यादा ये आपको गिरते हुए दिखेगा। प्री मार्केट भी बता रहे हैं कि 3-4% का डिप और बनता है यहाँ पर। सो इसमें एक वैल्यू बाइंग ढूंढिए, एक वैल्यू एंट्री ढूंढिए, लगभग लगभग 155 रुपए के आसपास। आज प्री मार्केट में दिख रहा है कि 161 के आसपास खुल जाएगा, लेकिन आप 155 का वेट करिए, आ सकता है उसके बाद इसमें एंट्री बनाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रिस्क छोटा हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है, परसेंटेज एंड विनिंग दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। सो जिसमें कि हमारा जो टारगेट बनेगा पहला, वो 175 ऑनवर्ड्स होगा अप टू 190। सो वेट फॉर अ गुड बाइंग। ठीक है। ओके, तो ये बात होगी नतीजों वाले शेयरों की, जहाँ पर आज आपको एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। थॉमस कुक को आप अवॉइड करके चलिए। चलिए, कुछ खबरों वाले शेयर भी हैं, उन पर भी फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये स्टॉक भी देख लेते हैं जो ब्रोकर्स के रडार पर आते हुए दिखे हैं, जहाँ पर ब्रोकर्स का कवरेज है या फिर कोई चेंजेस आए हैं टारगेट को लेकर या फिर रेटिंग्स को लेकर। पूरी लिस्ट मेरे सहयोगी नरेंद्र के पास है, वो मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। नरेंद्र, फिर से स्वागत है आपका, बताइए कहाँ का नजर रखें। जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स की राय की अगर बात करें तो नोमुरा ने एचएएल पर बाई की रेटिंग दी है और 6100 रुपये का टारगेट दिया है। इसी तरह एचएसबीसी ने यूपीएल पर बाई रेटिंग देते हुए 850 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं नोमुरा ने अशोक लेलैंड पर बाई की रेटिंग दी है और 174 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज ने एशियन पेंट्स पर बाई की रेटिंग दी है और 3300 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने टाटा स्टील पर ओवरवेट की रेटिंग देते हुए 200 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। ये सारे स्टॉक्स ज़्यादातर आप देखेंगे नतीजों वाले ही हैं। कल एचएएल, अशोक लेलैंड, एशियन पेंट्स के रिएक्शन हमने देखे थे, टाटा स्टील के रिजल्ट्स हमने आपके सामने रखी दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अशोक लेलैंड कल हमने देखा था नंबर्स के बाद गिरता हुआ दिखा था। यूपीएल पर 850 रुपये के टारगेट आए हैं एचएसबीसी की ओर से, और एशियन पेंट्स पे कल हमने नया 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा था। अब 3300 रुपये तक के टारगेट जो हैं वो स्टॉक में बनते हुए दिख सकते हैं। एक बार एशियन पेंट्स देखिए मैम, कल अच्छा नंबर के बाद रिएक्शन था, 6% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर था। 3300 रुपये तक के टारगेट्स की गुंजाइश आपको भी दिखती है चार्ट्स पर? यस, लेकिन थोड़ा इम्पल्सिव बाय ना करें, थोड़ा बहुत अगर ये आपको सस्ते में मिल जाए तो खरीदार बन सकते हैं। एंड आई वांट टू चेक, एक मिनट आप मुझे प्लीज दीजिएगा, क्योंकि एशियन पेंट्स पे मैंने भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया था 7 अगस्त को। ये इसलिए डिस्क्लोजर है क्योंकि कल की ही डेट में इसका जो अपना 2780 रुपए का लास्ट टारगेट था, मैंने इस पे बाइंग दी थी 2500, 2500 के भाव पर, और 2550 से लेकर के 2700, 2780 ये टारगेट थे। 7 अगस्त का ये ट्रेड है जो अपने मेंबर्स को हमने रेकमेंड किया है, बिकॉज इट हिट यस्टरडे। इसका जो फाइनल टारगेट है, तो ये डिस्क्लोजर है कि मेंबर्स के पास एक एक्टिव कॉल थी। नाउ अभी अगर आपको इसमें आज की डेट में भी एक अपसाइड का मूवमेंट जो कि दिख भी रहा है कि एशियन पेंट इवेंट की रिजल्ट्स की वजह से 3% ऊपर आज खुल सकता है, 3-4%, 2800 के ऊपर ही खुलेगा ये लगभग लगभग। तो आप इसमें थोड़ा सा ना इन्वेस्टर का व्यू रखिए सबसे पहले तो, और थोड़ा नीचे के भाव पर खरीदने की कोशिश करें। जो व्यू है पॉजिटिव है, सिर्फ यहीं तक नहीं, ये स्टॉक अभी इन्होंने 3300 के आसपास बोला है, बट इन माय ओपिनियन ये आपको 3500 के ऊपर जाते हुए दिखेगा। सो ट्राई टू बाय अ गुड प्राइस एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, लगभग आप 2500 का। जी ठीक है, स्टॉप लॉस आप कह रही हैं 2500 का, और ऊपर में टारगेट 3500 तक के भी आ सकते हैं। तो थोड़ा व्यू लंबा लेके चलना पड़ेगा, राइट? फिर तो 6 महीने इज मोर देन इनफ। 6 महीने में आप कह रही हैं कि एशियन पेंट्स में 3500 रुपये के टारगेट आ जाएंगे। माय गुडनेस, ठीक है। एक समय ऐसा था कोई इसको देख बड़े नहीं रहा था, टारगेट कोई है बात, क्योंकि हाँ बड़े टारगेट है, कोई देख नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ बदली कि बिरला ओपस के पेंट्स वाले जो सीईओ हैं उनका इस्तीफ़ा आया, और एक तरफ इनके नतीजे आने सही शुरू हो गए, नंबर्स अच्छे आए, और वो इस्तीफ़ा दो बड़े ट्रिगर्स हैं स्टॉक में काम करते हुए दिखे हैं। काफ़ी लंबे समय से इसने 2400-2500 के आसपास का समय बताया, देखिए कैसे 2850 आ गया ये पता भी नहीं चला, और अब ये 3300-3500 तक जाने की भी तैयारी करता हुआ दिख रहा है। बड़ा स्टॉक है, किसको इंडेक्स मालूम का है कि स्टॉक है। हमें फ्यूचर में पता चले। यस, हाँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ,
तो यहाँ पर 3300 और 3500 रुपए तक के टारगेट्स की बात अब एशियन पेंट्स में होती हुई दिख रही है। इस बीच बाजार खुलने वाला है, हालांकि जैसा हमें गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था ना, उसके विपरीत 30 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी है। 60 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स खुल सकता है और बैंक निफ्टी लाल निशान में 116 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ खुल सकता है। तो इंडिकेशंस बिल्कुल अलग हैं। जिस तरह का हमने रुझान प्री ओपन में देखा था उससे अलग, या फिर गिफ्ट निफ्टी जैसा दिखा रहा था उससे अलग का कुछ उल्टा बिल्कुल बाजार में जो तैयारी है खुलने की वो हम साफ तौर पे देख रहे हैं। और कोचिन शिपयार्ड में इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर नंबर्स के दम पर बड़े रिएक्शन नेगेटिव साइड पर दिख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड आप देखेंगे तो 8% का फॉल मुझे दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, और इरकॉन इंटरनेशनल में भी 3% की गिरावट है। टाटा स्टील आप देखेंगे 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ आज कारोबार की जो शुरुआत है वो स्टॉक में बनती हुई दिखी। और निफ्टी की जहाँ तक बात है तो 30 पॉइंट की बढ़त के साथ खुलने के इंडिकेशन ज़रूर थे, लेकिन 3 पॉइंट के आसपास की बढ़त बची है। तो काफ़ी वॉलिडिटी है जो कि शुरुआत में ही खुलने के हिसाब से दिख रही है। और अभी आप देखिए आपको लाल निशान में भी कारोबार होता हुआ दिख जाएगा। 9 पॉइंट का फॉल मुझे मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है जो कि निफ्टी में दिख रहा है, और 42 पॉइंट नीचे सेंसेक्स में कारोबार हो रहा है। हालांकि 116 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक दिख रहा था, अब केवल 74 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो हम खुले ऊपर गिफ्ट निफ्टी की दिशा के विपरीत, और जहां खुले उसके बाद ही आप देखिए प्रेशर भी मार्केट्स में साफ तौर पे बनता हुआ दिख रहा है। तो 3 दिन की तेजी के बाद थोड़ी सी थकावट, थोड़ा सा ठहराव आज इंडियन मार्केट्स में साफ तौर पे बन रहा है। 25 पॉइंट के आसपास का फॉल है निफ्टी पर। 25,850 ये लेवल है जो कि हम फिलहाल शुरुआत में ही 1-2 मिनटों में तोड़ चुके हैं। तो देखना होगा आगे कारोबार किस तरह से पैन आउट होता है। लेकिन आपने कहा था कि निफ्टी में अगर 25,800 के आसपास अगर मिले, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 पॉइंट दूर है, तो वहाँ पर एक बार की 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 25,750 के आसपास आपको खरीदारी करके चलना है। तो फिलहाल के लिए जहाँ निफ्टी है अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, थोड़ा और डिप आने दीजिए जैसा एक्सपेक्टेड था अभी, तो नीचे में खरीदारी करने की कोशिश कीजिए छोटे टाइट स्टॉप लॉस के साथ 25,750 के, और ऊपर में आपको फिर हाई लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है, थोड़ा ठहराव, हल्की सी सदी सी शुरुआत आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देखें भरपूर है। डेटा पैटर्न्स इनके भी कल नंबर्स आए हैं, 5.5% का आपको आप देखिए इस स्टॉक में नंबर्स के दम पर बनता हुआ दिखा है। कोचिन शिपयार्ड 5.5% नीचे है, और उसके साथ साथ इंडो काउंट जो कि कल 16% के आसपास चला था, आज देखिए करीब 3% के आसपास का अपमूव और है। तो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनीज जो हैं उनमें हम देख रहे हैं कल जो कैबिनेट बैठक का फैसला आया उसके बाद फिर से आज एक्शन पॉजिटिव साइड पर बन रहा है। एक बार जरा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी दिखा दीजिए, वहां पर किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ये भी कल स्टॉक का पॉजिटिव साइड में रिएक्ट करता हुआ दिख रहा था। इरकॉन इंटरनेशनल ये भी देखिए नंबर्स का रिएक्शन है, 2% के आसपास आपको गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आते हुए दिखे हैं। तो बाजार उस चीज़ को थम्स डाउन दे भी रहा है। लेकिन टॉप गेनर्स की सूची में आप देखेंगे डेटा पैटर्न्स के अलावा फाइजर जिसके नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, ये स्टॉक देखिए 6.25% का आपको यहाँ बन रहा है। और एशियन पेंट्स कल की 6% की तेजी के बाद 4.5% ऊपर आज फिर से है 2894, यानी कि ऑलमोस्ट 2900 का जो लेवल है वो एशियन पेंट्स में आज आपको दिख रहा है, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ पीएनसी इंफ्रा जिसके नंबर्स की हम बात कर रहे थे, मुनाफा कई गुना बढ़ा है, तो 2.5% का आप मूव यहाँ पर भी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हम जरा इसका चार्ट देखिए, ये इंटरेस्टिंग है 536 के आसपास। इस स्टॉक में अब जो हमने पीछे पूरा फॉल देख लिया, करेक्शन देख लिया बड़े रनअप के बाद, अब ये फिर से बाइंग इंटरेस्ट के इंडिकेशंस दे रहा है। कोई कंफर्मेशन है कि यहाँ पे खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अभी चल रहा है 534 के पास में। ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर अभी भी लिमिट करें, क्योंकि इसने अपने सपोर्ट्स को एक भी बार ना तोड़ा है और ना ही उनको टेस्ट किया है। सो अगर आप इसमें आज बाइंग ले रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको नजरिया ये मतलब एक स्टेटमेंट है मेरी इसके साथ में एडिशनल कि ये 480 पर एक बार और आ सकता है। तो वहां पर आप ध्यान में रखें कि जो भी आपने इसके लिए डिसाइड किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 80% ही लगाइए, बाकी 20% आप 480 के आसपास का लिए तैयारी रखिए। और रही बात इसमें स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस इसमें बड़े होंगे, इसमें टारगेट्स भी बड़े होंगे। इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, तो यहाँ पर आप लगभग मान के चले कि आपको 425 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको लगभग बड़े टारगेट्स 630 से लेकर के अप टू 720 तक मिल सकते हैं। एज आई सेड, इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, रेंज बड़ी ट्रेड होती है एंड वॉलेटिलिटीज कम समय में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसका नेचर समझिए, उसके हिसाब से इसमें प्लान आउट कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं होगा कि 480 आएगा ही, बट चांसेस हैं, तो इसके हिसाब से वी कैन प्लान इट आउट। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप चाहें तो इसमें जरूर प्लान करके चल सकते हैं। लेमन ट्री इस बार एक बार जरा इसको भी देखिए, ये भी 5% का फॉल दिखा रहा है। कोचिन शिपयार्ड तो नीचे है ही है। टाटा मोटर्स सीवी ये भी देखिए, कल हमने 345 तक का आपको देखा था, आज करीब 4% के फॉल के साथ, 4% की गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक टाटा मोटर्स सीवी, हालांकि कल और आज का ही डेटा आपके सामने होगा, और दूसरा लेमन ट्री, इसको देख लीजिए, ये भी 5% नीचे है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है।
देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल मैंने कल भी कहीं पर तो डिस्कस किया था कि इसको हम लोग अगर इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल कंपनी एक्सक्यूज मी कंपनी एक्सपेंशन मोड पर है, नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है और ट्रेड पैक्ट्स भी थोड़े बहुत इनके बन ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। ट्राई टू कलेक्ट दिस, ट्राई टू बाय दिस। अभी 320 के आसपास में है, 18 के आसपास में है, खरीदार बन सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाकर चलना ही है अगर आपको, तो आप ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का स्टॉप लॉस बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। 250 रुपए का स्टॉप लॉस एक मान करके चले कि इसके नीचे भी गया तो फिर डूब गई नैया जैसे है, बट चांसेस कम है कि इसके नीचे जाए। लेकिन रिबाउंड के चांसेस में इसमें जो टारगेट बनते हैं, आज ये 320-18 पर है, बट यहाँ से जो टारगेट बनते हैं कम से कम 370 इज अ वेरी फर्स्ट टारगेट जो बनता है यहाँ से। और इसके बाद तो फिर मतलब इसको होल्ड करें तो और अच्छे गेन्स बन सकते हैं। एंड मैं जो ये 370 का ये जो भाव देख रही हूँ, मैं यहाँ पर लगभग आपसे बात कर रही हूँ 18% गेन की, और ये एक साल से कम का नजरिया है। तो विद इन ईयर टाटा टाटा ग्रुप जैसी कंपनी अगर इतना रिटर्न दे देती है, वो भी लार्ज कैप सेगमेंट, इट्स मोर देन इनफ। मेरे हिसाब से 370 और 400 के ऊपर के भाव के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा है, फिर से बोल रही हूँ, 250 रुपए का मेंटेन करना है। बिल्कुल, कल भी हमारी बात हो रही थी प्रदीप जी से, वो कह रहे थे कि पहले जो स्टॉप लॉस था वो 300 रुपये के नीचे का था, बाद में स्टॉक जब ऊपर आ गया अच्छे खासे गेंस के साथ लिस्ट हुआ तो फिर उन्होंने स्टॉप लॉस बढ़ाकर 305 रुपये का कर दिया। तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल है, और अभी हमें लेवल जो मिला है वो 250 रुपये के आसपास का लॉन्ग टर्म के लिए। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं ऊपर में? 370, 315 और 415, 370, 415, और आसान 370 है, मतलब 415, इट इज लेस देन वन ईयर में ये व्यू पॉसिबल है। 370 415 तक के टारगेट्स के लिए आप टाटा मोटर्स सीवी या फिर टाटा मोटर्स कह लीजिए इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, डेटा पैटर्न्स एक बार देखिए, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूं। डेटा पैटर्न्स में अब मूव 7% का हो चुका है, ऑलमोस्ट 3000 का लेवल हो गया। जिनके पास है उनके हिसाब से भी बताइए, जिन्होंने नीचे में खरीदारी कर रखी है, और जो फ्रेश लेना चाहते हैं उनके हिसाब से भी। देखिए, मैं उससे पहले दो डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ। मार्च 13 को इसी स्टॉक में मैंने लगभग 1700 रुपए के पास में एक बाइंग कराया था, जिसमें कि 2200 रुपए के टारगेट दिए थे। फिर वापस से डेटा पैटर्न्स में एक ये हमारे पेड मेंबर्स को रिकमेंडेशन गई है चैनल्स में, इसलिए बताना जरूरी है। और वापस से फिर इसको एक बार अक्टूबर 21 अक्टूबर को इसमें 2820-50 के आसपास मैंने एंट्री रिकमेंड की थी इस रेंज में। और 3150 से लेकर के 5000 तक के बड़े टारगेट्स हैं, एंड दिस वाज इन माय दिवाली पिक्स आल्सो। यानी मैंने एक साल का एक नजरिया डिस्कस किया था, इसमें री एंट्री थी ये, जो अभी अभी दिवाली के टाइम पर री एंट्री दी गई है। सो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश बाइंग, अगर आपने हमें पहले देखा है तो आप चाहें तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आप देख रहे हैं तो 3150 से लेकर के 5000 तक के टारगेट के लिए वन कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। अभी भी इसमें जगह है, देर नहीं हुई है। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर अब मेंटेन करना है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगभग लगभग प्लीज 2550 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इतनी तो डिमांड ही आज की डेट में कर रहा है। सो इफ सूट्स सुटेबल फॉर योर रिस्क एपेटाइट, वन कैन कंसिडर इट। इट्स अ फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, एंड इट्स 30 नवंबर, 13 नवंबर है आज। ठीक है, कर परफेक्ट सकते है। हैं। ओके, तो 3150 3500 तक के टारगेट के लिए आप डेटा पैटर्न्स में चाहें तो फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। काफ़ी लो लेवल से पहले भी स्टॉक आपको रेकमेंड किया गया था। चलिए, इस बीच आपको बता दूं कि बाजार थोड़ा अपनी वीकनेस को और एक्सटेंड कर रहा है। 25800 के आसपास जो बाइंग लेवल है उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तो गिरावट थोड़ी सी बड़ी है, जैसा हम आपको बता भी रहे थे। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर भी रहा है कि 3 दिन की जो बड़ी अपमूव आई है बाजार में, उसके बाद थोड़ा सा ठहराव और थोड़ी सी थकावट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बड़ी चिंता की बात है, ऐसा भी कुछ नहीं है। केवल थोड़ा सा एक पॉज इंडियन मार्केट्स आज ले रहे हैं 3 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद, बावजूद इसके कि सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर काफ़ी ज़बरदस्त आया है, जो कि रेट कट की होप्स इंडियन मार्केट्स में फिर से बढ़ा रहा है। तो बाजार इस चीज़ को शायद पहले ही फैक्टर इन कर चुके थे। आज थोड़ा सा पॉज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला है। बढ़ते हैं अब आपके सवालों की तरफ। पहला सवाल जो हमें मिला है, हमारे प्राइम मेंबर हैं मनमोहन जी, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, कैन यू सजेस्ट सम गुड स्टॉक्स फॉर 2 to 3 मंथ्स। तो एक 6 महीने के लिए आपने एशियन पेंट्स तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, ये डेटा पैटर्न्स भी आपके सामने आया। कोई और भी 1-2 नाम इनको सजेस्ट करना चाहेंगी मैम? देखिए, डाबर है, टीसीएस है,
टीसीएस में अभी भी जो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था उसका भी अभी टारगेट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 3200 का भाव दिया था मैंने एज अ फर्स्ट टारगेट, तो दैट इज येट टू हिट। तो टीसीएस आज भी थोड़ा सा दबाव में है, अगर आप चाहें तो उसको कंसीडर अभी भी कर सकते हैं। लगभग 3100 के आसपास पे है, एंड यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स हैं 3200 से लेकर के लगभग लगभग आप मान के चलेगी 3500 तक का स्ट्रेच ये मार सकता है। तो आप चाहे तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट सेइंग दैट हमारी जो एंट्री है वो पुरानी है। हम लोगों की मैंने इनफैक्ट मनी नाइन संदीप जी आपके साथ भी डिस्कस किया था पिछली बार, ये जब पिछली बार मैं थी यहाँ पर 2800 2900 की रेंज में हमने बाइक रिकमेंडेशन दी थी मैंने इसमें, और 3200 का टारगेट था। तो अभी भी वो इंटैक्टेड है, ना तो टारगेट हिट हुआ है और ना ही स्टॉप लॉस, और चांसेस है कि टारगेट हिट होंगे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अभी भी। ओके, तो टीसीएस और डाबर ये दो नाम और हैं एशियन पेंट्स के अलावा, डेटा पैटर्न्स के अलावा, जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। मनमोहन जी, अगर आपका 2 से 3 महीने का नजरिया थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले 6 महीने का, तो उसमें एशियन पेंट्स भी शामिल होता हुआ नजर आ सकता है। सिद्धार्थ नाथ जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग संदीप सर, जिंदल फोटो 1413 के प्राइस पर ले रखा है, शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या है और व्यू भी बता दीजिए। जस्ट अ मिनट संदीप जी, एक सेकेंड बस। मैं स्टॉक वापस बताएंगे प्लीज। जिंदल फोटो जिंदल 1413 का प्राइस है इनका, 1411 1411 पर अभी कारोबार कर रहा है। इनकी बाइंग बताया क्या इन्होंने, कितनी की बाइंग है? 1413 1413 अभी अभी लिया है। ठीक है, हम यही कंसिडर करें, ही इज ट्राइंग टू आस्क कि आज के अभी खरीदे कि आज लिया है तो क्या कर सकते हैं। वेल देखिए, आपने इसको ले लिया है तो ठीक है। आप अभी आपने जो इसमें सेटअप यूज किया है वो 20 डेज ईएमए कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यूज किया है, तो उसका स्टॉप लॉस भी बहुत डिफाइंड होता है। यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने लगभग 1300 का, एंड टारगेट के एक्सपेक्टेशन में रहे यहाँ से लगभग 1500 एंड 1540 मिनिमम। ये दो टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका लगभग यहाँ से 100 रुपए का है, और टारगेट लगभग आपको यहाँ से 150 रुपए के मैक्स है। ठीक है, ओके। पार्थनाथ जी कह रहे हैं कि सर पीआई इंडस्ट्रीज बाय करना चाहता हूं, बाइंग लेवल बताइए, शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू है। तो पीआई इंडस्ट्रीज कल नंबर्स आए थे, नंबर्स बाजार अनुमान से बेटर थे, हालांकि गिरकर आए थे, लेकिन जो कमेंट्री आई ना मैनेजमेंट की, उसके बाद स्टॉक में फॉल था और आज भी एक्सटेंड कर रहा है, उसको 1% के आसपास की गिरावट है। इन लेवल्स के आसपास अगर किसी को फ्रेश खरीदना है, सही मौका है? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ये वीकनेस को कंटिन्यू कर सकता है। इसमें दो नजरिए हैं, या तो ये ब्रेकआउट पर प्ले करने लायक होता है, या फिर ये बिल्कुल सपोर्ट पर, मतलब जहां से इसमें जगह नहीं बचती और गिरने की, वैसे लेवल पर बाय करने लायक रहता है ये जनरली। तो मेरे हिसाब से आप इसको या तो आप इसको खरीदें, देखिए लगभग 3650 के ऊपर क्लोजिंग बेस्ड पर, आज का दिन लगे, अगले हफ्ते में लगे, कभी भी। या फिर आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ जाइए कि आपको 3200 से लेकर के 3300 की रेंज में मिले तो ही खरीदूंगा। तो वो एक ऐसा रेट है जिसमें कि आप ही का नहीं, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जागेगा। तो आप वेट कर लीजिए। इन माय ओपिनियन, अगर मेरा व्यू है तो मैं ऐसी जगह पर वेट करना चाहती हूँ इन जनरली, क्योंकि वहां पर रिस्क कम हो जाता है, एंड दैट्स समथिंग दैट वन शुड ट्राई टू डू। तो मेरे हिसाब से आप 3300 से लेकर के 3200 का वेट करो, ये आता है तभी इस रेंज में फ्रेश बाइंग के बारे में सोचिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा लगभग 3050 रुपए का, थोड़ा सा बड़ा है, बट आपके टारगेट भी फिर वैसे ही होंगे। आपके टारगेट ही स्टार्ट होंगे वहां से 4000 ऑनवर्ड्स अप टू 4250। तो नजरिया थोड़ा सा रखिए 3-4 महीने का कम से कम, और फिर आप इसमें एक अच्छी बाइंग का व्यू लगा करके बैठ सकते हैं। प्राइस अलर्ट लगा लीजिए। तो या आप कह रही हैं 3650 पार होने दें, या फिर 3300 3250? यस, तो प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं दोनों के लिए, ताकि मिस ना हो जाए। ये रेंज सही नहीं है अभी, इन लेवल्स पे नहीं, या तो ऊपर में एक ब्रेकआउट आने दीजिए, या फिर नीचे में डिप्स पर मिले जो लेवल आपको बताए गए हैं, उन लेवल्स के आसपास अगर आप लेते हैं तो शायद वो अच्छा लेवल होगा। पार्थ जी, अगर आपको पीआई इंडस्ट्रीज में एंटर करना है तो। स्वप्निल जंगम जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, प्लीज़ गेट मी व्यू ऑन बेलराइस इंडस्ट्रीज, बाइंग प्राइस है 152 रुपये का। कल नंबर्स आए थे मैम, नंबर्स अच्छे थे और नंबर्स का रिएक्शन भी अच्छा था। 152 रुपये पर लिया है इन्होंने, आज भी देखिए स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, 6% के आसपास ऊपर ही है, मुनाफा हो रहा है हल्का फुल्का इनको। अब क्या करना चाहिए इनको? अभी फिलहाल बने रहिए, 155 का रखिए स्टॉप लॉस, और फिलहाल होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इसमें चांसेस हैं इट वेरी लाइकली कि ही आपको 168 168 से लेकर के 175 तक स्ट्रेच कर दे। 1 या 2 दिन का व्यू नजरिया भी लेकर चलेंगे तो भी चलेगा। 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है, ओके। आशीष जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, बिग फैन ऑफ वीएलए अंबाला मैम, आपके बड़े फैन है मैम। ये थैंक यू कह सो रहे हैं कि मच। आई एम स्टक इन हैप्पीएस्ट माइंड्स 790, नोट कर लीजिए आप, 3 स्टॉक्स हैं इनके, हैप्पीएस्ट माइंड 790, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 250,
गेटवे डिस्ट्री पार्क्स 98 का लेवल है इनका। कह रहे हैं कि कैन आई एवरेज एट CMP, काइंडली गाइड मी। तो लॉस हो रहा है, अटक गए हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। गेटवे सिक्योरिटीज पास नहीं मिला मुझे। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, ओके, मिल गया। ठीक है, तो पहले हैप्पीएस्ट माइंड से शुरू करते हैं। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में डिस्क्लोजर मैंने 3 या 4 दिन पहले ही, मैं आपको डेट बता देती हूँ, 11 नवंबर है आई थिंक, यस 11 नवंबर को हैप्पीएस्ट माइंड में 500 से 506 रुपए के भाव पर एक बाइंग ट्रेड अपने मेंबर्स को अपने टेलीग्राम वगैरह चैनल पर भी इनिशिएट करवाया है। सो माय ओपिनियन इज वेरी क्लियर, आई एम ट्राइंग टू बाय अ बॉटम प्राइस हियर। तो 506 से 500 का ये जो भाव है, ये एक बायेबल प्राइस है। यहाँ से आपको एक बाउंस मिलता हुआ दिख सकता है। नाउ ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, ये भी किया है कि अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एवरेज करके एग्जिट बना सकते हैं, एग्जिट प्लान कर सकते हैं। 500 से लेकर के आई एम टारगेटिंग कि ये 680 तक जा सकता है। और व्यू मैम मेरा यहाँ पर 2 महीने से 6 इनकी महीने। इनकी इनकी प्रॉब्लम पता क्या है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 790 रुपए पर लिया, नो, ऑलमोस्ट 800 रुपए का प्राइस है इनका। यस, तभी उनको एग्जिट मैंने इसीलिए बोला कि आप चाहें तो फ्रेश थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से ठीक इसमें है। एग्जिट बन पाएगा। 700-800 का भाव मुश्किल जाता है, 750-800 थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग का एक व्यू बनता है। सो इट्स सुटेबल टू योर रिस्क एपेटाइट। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मुझे ये लगता है कि 540 ऑनवर्ड्स अप टू 680 तक तो ये जा सकता है, जिसमें कि जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो 2 से 6 महीने का मैं लेकर के चल रही हूँ। तो ये एक व्यू है, अगर आप इसे मैच करें, आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक करके अपने कैपिटल के हिसाब से यू कैन थिंक ऑफ इट। और स्टॉप लॉस जो है वो भी ध्यान रखें, एवरेज स्टॉप लॉस या फिर जो मैं इसमें स्टॉप लॉस देख रही हूँ 450 का है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंड ब्रेक रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आपका भाव 790 थोड़ा सा मुश्किल है। एवरेज इज द स्ट्रेटेजी हियर अगर फंड्स हैं तो। नाउ शेयर इंडिया, देखिए शेयर इंडिया पे एक डिस्क्लोजर है, क्योंकि शेयर इंडिया मुझे याद है अच्छे से, और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया पिछली बार 145 के आसपास। यहाँ भी मनी 9 में भी रिकमेंड किया था मैंने, और 190 210 के आसपास के टारगेट्स थे, 240 और फिर 300 का एक बड़ा टारगेट था। तो अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि कितना जल्दी ये रिबाउंड होगा, सो इट विल टेक टाइम। यहाँ आप मान के चले कि वापस से आपको 155 के आसपास फिर से आ सकता है। तो आप चाहें तो वहां पर थोड़ा बहुत एड ऑन करें, क्योंकि अभी अभी जो एक न्यूज आई थी कि जो डिस्काउंट ब्रोकर कंपनीज हैं, उनके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जनरली कंपनीज अर्न्स ब्रोकरेजेस थ्रू दी एक्टिव क्लाइंट्स, तो जो एक्टिव क्लाइंट काउंट है वो काफी कम हुआ है इन सब कंपनीज का। तो इस चीज का इम्पैक्ट इनके रेवेन्यूज पर दिखेगा। सो व्हेन यू आर होल्डिंग और व्हेन यू आर एवरेजिंग इट, तो आपको इसकी बैलेंस शीट्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर देखनी पड़ेगी। इंडस्ट्री को भी देखो थोड़ा सा, कि ऐसे तो नहीं कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन, सभी का एक जैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ शेयर इंडिया का ही अगर खराब हो रहा है तो फिर वहां पे आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। अभी फिलहाल इसमें एड ऑन नहीं करना है। इन माय ओपिनियन 155 के आसपास ये आ सकता है, वहां पर चाहे तो थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं। अब रही बात टारगेट, तो यहाँ फ्रेश जो रिबाउंड बनेगा, जब वापस से रिवर्स करेगा, तो आपके टारगेट स्टार्ट होंगे फ्रॉम 210, यानी 210 से लेकर के 240 एंड 300 आप वेट कर सकते हैं आराम से। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, 135 शुड बी द स्टॉप लॉस, चाहे आप एवरेज करें या ना करें, या फिर आज की डेट में, आज के इस स्टेटमेंट के बेस पर फ्यूचर में कोई 155 के आसपास खरीद रहा है, तो बोथ ऑल द केसेस 135 इज द स्टॉप लॉस, टारगेट ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। और तीसरा गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, गेटवे अभी चल रहा है 61 पर। फिलहाल मेरा इस पे कोई बाइंग का और सेलिंग का व्यू नहीं है, बट बिकॉज आप इसमें हैं तो फिलहाल मैं यही बोलूंगी कि आप, और कोई इसमें बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब इसको लेकर के कोई दूसरे लोग ना खरीदें, बट जो है आप थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप एक बार इसको टाइम दे दीजिए 56 का, बट डेफिनेटली ये टाइम लेगा आपका। तो यहाँ से आप समझ के चले कि एक टारगेट जो बनता है, मुझे इनकी बाइंग याद नहीं आ रही वैसे, 98। लेकिन जो ओहो, मुश्किल सा है। अच्छा, इसमें एवरेज फिर नहीं भी करना अगर ना? आप इसको, नहीं, नो एवरेज नो फ्रेश बाइंग, कुछ भी नहीं करना है, बस टाइम ही दे दीजिए। मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत जा सकता है, बट नो फ्रेश व्यू। चाहे तो अगर आप थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अगर आप समय भी देना चाहते हैं ना, 6 महीने का ही दीजिए, इससे ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर क्या होगा कि एक 6 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये चल भी रहा है कि नहीं। अदरवाइज आप अपने दूसरे स्टॉक्स में शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसा ही छोड़ दो, और स्टॉप लॉस रखिए 56 रुपए का। 56 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 58 रुपए का 56 आपका प्राइस दूर है, है, मतलब काफी दूर काफ़ी है।
काफ़ी ऊपर लिया हुआ है इन्होंने, कह ही रहे थे ये कि काफ़ी पेन में है, काफ़ी लॉस में है, तो दिक्कत की बात तो है। आप चाहें तो जो पहला वाला स्टॉप लॉस स्टॉक नहीं था, मेंटेन करते ना संदीप हाँ जी, यही स्टॉप लॉस दिक्कत है, मेंटेन यही करना दिक्कत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं कई बार मैं बीच में बोल देती हूँ कि ये कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी एंट्री स्टॉप लॉस के बिना यानी आपके एग्जिट के बिना अधूरी है। टारगेट इज अ प्रोबेबिलिटी बट स्टॉप लॉस इज द डेफिनेट थिंग विच कुड हैपन, राइट? तो चक्रव्यूह में आ रहे हो आप, प्राइस के चक्रव्यूह में आ रहे हो, तो आपका स्टॉक का एग्जिट प्लान करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा होता है, वेल सेंटिमेंट एज एन एनालिस्ट मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी आई एम एट फेंस, मैं तटस्थ हूँ, तो मेरा पैसा नहीं लगा, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशन ना, जब आपका खुद का पैसा लगता है तो आपके इमोशन बदल जाते हैं। और मैं समझ सकती हूँ ये, बिकॉज आई पर्सनली डू इन्वेस्ट और पर्सनली डू ट्रेड, तो मुझे पता है ये कैसा फेज होता है। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, या आपकी खुद की स्टडी से आपने कोई ट्रेड प्लान किया है, स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट करिए, दैट गिव्स द प्रोटेक्शन टू योर कैपिटल। एंड आपका जब इमोशन लेवल हाई होता है, वहां पर स्टॉप लॉस ही है जो आपको सपोर्ट कर देता है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, बाकी तो खैर आप सब समझदार हैं ठीक है, स्टॉप लॉस डेफिनेट है, लेकिन टारगेट एक प्रोबेबिलिटी है, तो स्टॉप लॉस मस्ट है किसी भी आप ट्रेड में अगर एंटर करते, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फिर क्यों ना ट्रेडिंग के लिए आपने लिया हो। इस बीच सर एक मैम अंकित सिंह करके हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि जी। मेरे पास फिशर मेडिकल वेंचर में 900 शेयर हैं 90 रुपये के दाम पर, इसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो फिशर दिखाइए, FISCHER, ये देखिए मैम 90 वाला इनका लिया हुआ 70 रुपये पर आ गया है। हम्म, ठीक है। अब ये इतना आ गया है कि यहाँ से जनरली लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट डज द कंपनी हैव दैट? ओके, फाइनेंशियल्स तो है इसमें, महंगे भी है, कंपनी साइज स्मॉल कैप, ठीक है, तो आप एक छोटा सा तो रिस्क लेना बनता है। आपने, मैं यही मान के चलूंगी कि आपने स्टॉप लॉस नहीं काटा है, तो आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ, अंडरस्कोरिंग दिस नाउ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 70 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत हिम्मत करके एड ऑन करने की कोशिश करिए, बट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट उसको ओवरलुक नहीं करना है। एंड नाउ जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ पर, वो है 61 रुपीज की। आपके ठीक बैंक है, से बहुत दूर है, लगभग लगभग माने तो 50% का नेट लॉस हो सकता है अगर आपकी बैंक के हिसाब से ही हिट भी हो गया तो। बट अगर आप यहाँ पर 70 रुपए पर एवरेज करके एक एग्जिट ढूंढ रहे हो, तो आपको यहाँ 85 का एक एग्जिट मिल सकता है। बाकी आप यहाँ पर प्लान करें कि 85 रुपए के बाद ट्रेल कर लीजिए, फुल बुक ठीक ना है, करके। ओके, जी। परफेक्ट है, ओके। इस बीच राजेश कोठारी जी का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ मैम, दो स्टॉक हैं इनके पास, एक है ABB, कह रहे हैं मेरे पास 42 शेयर हैं 5342 के रेट पर, और मैनकाइंड फार्मा 116 शेयर हैं 2380 पर, बोथ नंबर्स आर वीक सर, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम? तो नंबर्स के बेसिस पर ये कह रहे हैं कि नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, क्या अभी भी इनको होल्ड किया जा सकता है? मैं एक सेकेंड, मैं एबीबी को जरूर देखना चाहती हूँ, क्योंकि एबीबी में या तो फ्यूचर या कुछ तो मैंने बाय कराया था। यस, एबीबी को 18 अगस्त को 5050 के भाव पर एक एंट्री दी थी, एंड अगस्त मंथ के बाद इसमें जो टारगेट दिया गया था वो 5400 का था, जो कि हिट हो गया है। सो दिस वाज एन एक्टिव कॉल, जिसमें कि सिर्फ फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ है 5050 से लेकर के 5400, और 6000 तक के टारगेट थे, तो पूरा हिट नहीं हुआ है। इसलिए अगर अगर आप एक फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें, सो अगेन वही रेंज के आसपास है जो हमने पिछली बार यहाँ पर एक बाइंग रेंज सजेस्ट किया था। सो नंबर के बाद भी अगर आप थोड़ा सा एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी अगर आप समझते हैं, तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी वो चीज प्राइस इन हो चुकी है, क्योंकि पिछले अगर हम देखें तो पिछले लगभग 4 नवंबर से स्टॉक जो है गिर के लगभग लगभग ये 4900 के आसपास में आ चुका है। तो गिर गया है ये ऑलरेडी, अब इसमें ज्यादा जगह बची नहीं है। नाउ दिस इज द टाइम कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, अगर इसको होल्ड कर लें तो अच्छा है, और यहाँ से आपको एक एग्जिट मिल सकता है आराम से 5400 से लेकर के लगभग 5650 का, तो पॉसिबिलिटीज है, चाहे तो होल्ड कर लीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 4600 पर। ठीक है, ओके, और ये यस, अगला स्टॉक हाँ, जी, दूसरा नाम अगला मैनकाइंड स्टॉक फार्मा इन्होंने है। दिया है। हाँ जी, तो मैनकाइंड के भी मैनकाइंड ना अभी मैम इस 22। बार मैनकाइंड के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, स्पेशली डिसअपॉइंटमेंट जो था ना, मेरी जब बात भी हो रही थी जिस दिन नंबर्स आए थे, इनके मार्जिन को लेकर था। जब से लिस्ट हुआ है आई थिंक इतने खराब नंबर्स मैनकाइंड के कभी नहीं आए हैं, और इसीलिए इसकी पिटाई हुई भी है। इनका एंट्री प्राइस है 2380 का, और मेरे ख्याल से ज्यादातर ये वो वाले मेडिसिन को बनाते हैं, हाँ पेटेंट, है ना, तो वो एक रीजन जी, भी है उसका, क्योंकि जो यूएस का जो एक
बड़ा सेटबैक रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। एपीआई मेडिसिन जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज है वो तो बच गए फिर भी समहाउ, लेकिन ये वाले कंपनीज जो ज्यादातर पेटेंट मेडिसिन में हैं, ब्रांडेड मेडिसिन में हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो गया था। उसी की वजह से वो जो वीकनेस है अभी तक कंटिन्यूड है। नाउ अभी के जो रिजल्ट आए हैं ये लगभग उस रिजल्ट के बेस पर यहाँ पर फ्रेश बाइंग का जो आउटलुक बनता है या तो अबव ब्रेकआउट है या फिर बिल्कुल ही सपोर्ट पर। तो 2320 के ऊपर जब ये क्लोज करे तो यहाँ पर एक बाइंग का व्यू बनता है, जिसमें कि स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अब लोग 2150 का। इसके अगेंस्ट में टारगेट हम लोग 2350 से लेकर के लगभग 2500 का वापस देख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान रखिए, हिट हो जाए तो दोबारा जल्दी एंट्री नहीं लेनी है। अगर ये हिट हो जाता है तो दूसरी एंट्री जो दोबारा लेनी है उसी अमाउंट से उतनी ही एक्सपोजर में जो बन सकती है वो लगभग आपको 2000 के आसपास होगा। तो इसको अटेम्प्ट करें, लेकिन तैयारी भी रहें कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि प्राइस उतना रिबाउंड अभी नहीं हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि 2320 पार होने के बाद खरीदें, यहाँ से कुछ 70 रुपये ऊपर जब चला जाए, मैनकाइंड फार्मा ने हाँ, और 2150 आपका स्टॉप लॉस हो गया। पहला टारगेट 2350 फिर 2500 का। हाँ जी, यस। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर अगली बाइंग जो है, फ्रेश बाइंग जो है उसी स्टॉक में अगर लेना है तो लगभग 2000 के पास में। अच्छा, ये आपने 2150 रुपये का स्टॉप लॉस दिया फ्रेश ट्रेड के लिए, और इनका जो सवाल था जिनके पास 2380 रुपये का खरीदा है, स्टॉप लॉस इनके लिए भी वही है? सेम। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो ये हो गया राजेश कोठारी जी का सवाल। अगला सवाल जो हमें मिला है वो है सुशील जी का। सुशील जी कह रहे हैं कि मैम CCCL में वीकली पर फ्लैग पैटर्न है, पूछ रहे हैं आपके सवाल, अगर ऐसा है तो बताइएगा। एनी ब्रेकआउट पॉसिबल? यस्टरडे इट वाज ऑन अपर सर्किट। CCCL देखिए, ये बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, वॉल्यूम भी उतनी जनरली नहीं होती है, तो बड़ी वॉल्यूम से आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। पहले तो ये इट्स अ माइक्रो कंपनी, 1000 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, और आज भी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 40-50 हजार से ज्यादा शेयर इन जनरली होते नहीं है एट ए टाइम। तो अगर आप इसमें आने का प्लान कर रहे हैं तो पहला चीज, ज्यादा एक्सपोजर आप कर नहीं पाएंगे, करना भी नहीं है। दूसरा, इसमें जो भी आप प्राइस में एग्जिट ढूंढते हैं तो जनरली जो भी प्राइस होता है उससे कहीं नीचे के भाव पर एग्जिट मिलता है या फिर कहीं ऊपर के भाव पर एंट्री मिलती है। ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था, ताकि आप इसको, आप ही नहीं बाकी दूसरे भी लोग अगर सुन रहे हैं तो वैसे स्टॉक्स के नेचर्स को समझे, नेचर को। लगभग ये 22.75 के पास में है। यस, एक बार अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, एक्सपोजर लिमिट कर लीजिए, स्टॉप लॉस 20 रुपए 10 पैसे का रखिए, टारगेट की एक्सपेक्टेशन 24 रुपए 40 पैसे से लेकर के लगभग 25 रुपए 20 पैसे तक ही रखिए, बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हिट हो भी जाए तो आप इनको निकल भी जाइएगा। लगभग 8 से 12% की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और प्राइस में अपने एंट्री एंड टारगेट्स लगा, अपने जो एग्जिट है लगा करके रखें, ताकि आप स्क्रीन पर हो या ना हो आपको एग्जिट मिल जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, दो स्टॉक्स मैं देख रहा था, लगातार इनको देख रहा हूँ मैं। एक है JM फाइनेंशियल जो कि करीब 0.75% ऊपर है। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ 0.75% ऊपर है, इसलिए नहीं, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि 36.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है, तो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बन रहा है। और दूसरा नाम जो है वो है अशोक लेलैंड का। अब अशोक लेलैंड 2-3 रीजन है, पहले तो 0.5% ऊपर है, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन यह है कि कल गिरा था नंबर्स के बाद, आज यहाँ पे रिवर्सल है, और रिवर्सल भी, तीसरी बात जो है वो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ है। 1,60,00,000 शेयरों का वॉल्यूम हो गया, बाजार खुले हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है, और 1,60,00,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। तो अशोक लेलैंड में क्या कुछ फंड बाइंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं? शायद आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज कर लिया है, तो वही कुछ यहाँ पर लग रहा है। 150 के 149 के आसपास में अभी है, और आप भी इसमें चाहें तो बहती गंगा में बहने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ये 149 के पास में है, और स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बड़े फंड्स जब भी आते हैं तो एक वॉल्यूम भी रहती है, इस जरूर को ध्यान रखें, क्योंकि जैसी एंट्री वैसी एग्जिट्स भी होता है विद वॉल्यूम। सो कंसिडरिंग दैट स्टेटमेंट, अभी आप इसमें 139 के स्टॉप लॉस के साथ, आई रिमेम्बर अशोक ले मैंने भी कहीं तो दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बिना डेट ना टाइम। सो यहाँ से 149 के अगर आसपास आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 155 का एक बेयर मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लेकिन इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग, रादर कि आप ट्रेड के बारे में सोचिए, ये इन्वेस्टिंग के लायक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर और इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको 6 महीने 9 महीने 10 महीने कुछ ऐसा दे देते हैं तो आई थिंक वेरी लाइकली कि ये 200 के पार जा सकता है। सो वन कैन कंसिडर री एंट्री इन दैट। नाउ JM फाइनेंशियल जो अभी
इसका स्टॉप लॉस बता दीजिए दोबारा। 139 130 बस नीचे, ठीक अभी पुराने सपोर्ट के जस्ट नीचे ही है, इससे ज्यादा हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई से अगर कुछ ऐसा रिवर्सल आता है तो फिर वो एक ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। ट्रेंड ब्रेक में जनरली इमीडिएट सपोर्ट पर, दूसरे सपोर्ट पर, थर्ड सपोर्ट पर जनरली प्राइस जो है लास्ट जाकर के थर्ड सपोर्ट पर सपोर्ट लेता है। तो मेरे अच्छा, एक हिसाब से हमारे दर्शक इमीडिएट थे, सपोर्ट पर एग्जिट प्लान कर लें। ठीक है, एक हमारे जी दर्शक थे जिन्होंने 2 से 3 महीने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपने आपसे स्टॉक्स पूछे थे, इसमें आपने टीसीएस बोला था, डाबर बोला था, उसमें ये अशोक लेलैंड भी फिट होता है क्या? आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। बशर्ते इनका नजरिया कम से कम 6 महीने का हो, राइट? टारगेट तो जल्दी हो जाएगा, मतलब अभी हम लोग जो एक टारगेट देख रहे हैं 155, बात करते करते 1% चढ़ गया, 150 हो गया है, तो नहीं, आप जब आप पहले जल्दी पहले एग्जिट बात मिल करी थी, जाएगा। आप कह रही है कि कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम रखिए, आप कह रही है कि 6 महीने भी कम ज़्यादा पड़ जाएंगे। 200 का अगर एक एक जो मियाद होती है, एक जो टाइम है, टाइम उतना आप ध्यान में रखिए एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अगर कम समय में पूरा हो जाए, नथिंग लाइक अच्छा, दैट। 155 के लिए आप बात कर रही हैं, जल्दी आ जाएगा। हम्म अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और जेएम फाइनेंशियल? जेएम फाइनेंशियल अभी 160 पर है, बेट कर सकते हैं, और एक्सपोजर लिमिट रखिएगा, ये भी एक हाई बेटा कैटेगरी स्टॉक है, और यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अगर ये पुल बैक में गया तो मुश्किल जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर 175, अभी 160 पर है, 175 एंड 200 के पार यानी नए हाई की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसमें एक व्यू जरूर बना करके चल सकते हैं, इन्वेस्टिंग का व्यू रखिए, मतलब कोई भी आप ऐसा स्टॉक खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है। जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा हो जा रहा है तो बुक करके निकल जाइए, लुक फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, एक ना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर एक सवाल पूछ रहा हूँ, वो है वोडाफोन आइडिया को लेकर। 10 रुपये 34 पैसे का भाव है और हाईली लाइकली है, क्यास है केवल, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इनको कुछ एजीआर को लेकर सरकार से रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो हरी झंडी है, सरकार इसके ऊपर अब विचार कर रही है और इसी के ऊपर इनका जो फंड रेजिंग प्लान है ना, वो पूरी तरह से निर्भर है। तो वोडाफोन आइडिया में 10 रुपये 34 पैसे पर आपका क्या व्यू होगा? 10 रुपए 34 पैसे पर देखिए ग्रोवर जी, आज की डेट में महंगा है क्योंकि यहाँ से ना थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग सेंटिमेंट्स ट्रिगर्ड हो सकते हैं, बिकॉज आई एम द वन जिसने बोला था कि आप इसको 6 रुपए, 6.5 रुपए, फिर 7.5 रुपए पे भी खरीद लो, बट अब हिम्मत नहीं है कि मैं अब 10.5 रुपए के आसपास जब ये आ गया है, 10 रुपए 30 पैसे के आसपास आ गया है, तो मैं वो कॉन्फिडेंस से यहाँ पे अब नहीं बोल सकती कि इसको बाय करो, बिकॉज यहाँ से आसान है कि 9 रुपए से 8.5 रुपए के पास में एक बार रिबाउंड करे, तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी जो अब आएंगे। तो जो पहले से हैं वही बने रहिए, और जो नए आने की कोशिश में हैं वो 8.5 रुपए से 9 रुपए तो कम से कम वेट करो। बाइंग जितनी अच्छी होगी, आपका आपका जो एग्जिट है उतना ही प्रॉफिटेबल हो जाता है, एंड ऑन द अदर साइड आपको फ्लिपकॉइन अगर हम देखेंगे तो आपका जो रिस्क है वो कंट्रोल हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो फिलहाल के लिए रुक जाओ, अभी फ्रेश बाई मत करो, इम्पल्सिव मूव में नहीं फंसिए, आज नहीं तो कुछ महीने बाद 8.5 रुपए 9 रुपए के पास फिर आएगा, फिर से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। एंड दोज आर ऑलरेडी इन, आप 11 रुपए 12 रुपए और 14 रुपए इन तीनों टारगेट्स के लिए और वेट कर सकते हैं जो पहले डिस्कस किए थे। फ्रेश बाइंग में रिस्क ज्यादा है, फ्रेश बाइंग में रिस्क ज़्यादा है। नीचे में अगर आपको 8.5 से 9 रुपये के आसपास मिले तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जिनके पास है वो ज़रूर चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। 12 रुपये मिनिमम टारगेट है जो कि इसमें फ़िलहाल के लिए नज़र आता है, लेकिन इसमें फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। हनीश सांखला जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, मैम कह रहे हैं कि नमस्ते बोथ ऑफ यू, फैन ऑफ अंबाला मैडम, कैन वी ऐड मोर थैंक यू। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा? आप हाईलाइट कर भी रही थी जब आपने अदानी पोर्ट्स की बात की थी, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कह रहे हैं कि और ऐड कर सकते हैं। आई थिंक इन्होंने लिया होगा ऊपर में कहीं 300, 310, 320 पे, कई सारे सवाल आते हैं जिन्होंने ऊपर में लिया हुआ है। तो अब ये स्टॉक का जब से नंबर्स आए ना उसके बाद करेक्शन काफ़ी हुआ, नीचे में 300 275 तक भी आई थिंक होकर आया ये, अभी 284 के आसपास। जिन्होंने ऊपर में लिया है वो ऐड कर सकते हैं, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं जिन्होंने ऊपर में खरीद रखा है। देखिए ले सकते हैं, बस इतना ही ध्यान में रखिए कि आज लेकर के कम से कम 4 क्वार्टर्स का समय आप इसको देंगे, क्योंकि ये बिजनेस थीम ही ऐसी है, इट्स नॉट अ सर्विस इंडस्ट्री, एक हैवी कैपेक्स वाला बिजनेस मॉडल है इनका, तो इसमें समय लगता है, साइकिलिकल बिजनेस है, बहुत सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स चीजें इस पर मैटर करती हैं, तो आप 4 क्वार्टर से कम के नजरिए पर इसको नहीं हाथ डाल सकते। तो आप इसमें आज अगर खरीद रहे हैं 284 पर, ऐसा नहीं है कि यहीं से सीधा भागेगा ना, ये हो सकता है और चांसेस भी हैं कि ये वापस से 250 के आसपास आए, तो वहां पर अगर ये 1-2 महीने में ही आ जाता है आपको एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 साल का व्यू लेकर के चल रहे हैं। रही बात स्टॉप लॉस एवरेज, आज के अगर आप एंट्री बना रहे हो, 250 का भाव आना पॉसिबिलिटीज है, आएगा ही, मैं वो नहीं बोल रही हूँ,
तो पॉसिबिलिटीज है। और अगर आप आज एंट्री बना रहे हो तो 240 रुपए का एक एवरेज स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। और यहाँ एक रीबाउंड जब भी आएगा ये फास्ट मूवमेंट कर सकता है, सिमिलरली जैसे इसने 2 जनवरी में किया 2024 में किया था, नया नया जब भी आया था मार्केट में। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन इस बिजनेस इंडस्ट्री में है नहीं, गिने चुने ही कुछ ही नाम है। पोर्ट्स की बात आती है तो अडानी पोर्ट्स हो गया या फिर आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो गया, अगर एक दो को छोड़ दे तो मेजर नाम यही है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। टारगेट की एक्सपेक्टेशन नए हाई की ही बात होगी, सीधा यहाँ पर हम जो फ्रेश हाई देखेंगे लगभग 380 रुपए का एक पहला टारगेट मैं देख के चल रही हूँ यहाँ पर। समय जरूर लग सकता है बट इट इज वेरी वेरी लाइकली। समय लिया भी है स्टॉक ने मैम। आप इसका ना 6 महीने का चार्ट दिखाइए, विजिबल हो भी जाएगा आपको कि ये ना एक रेंज है, मोटा मोटी 50 रुपए के आसपास की रेंज है। ऊपर में देखिए 340 पार नहीं करता, वो इसी के आसपास अटक जाता है, और नीचे में 280, 275, 50-60 रुपए की एक रेंज है जिसके बीच में काफ़ी समय बिता रहा है और लोगों की पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल है इसमें। जैसे हम बात कर भी रहे थे अदानी पोर्ट्स की, 3 स्टॉक्स ही हैं पूरे पोर्ट स्पेस की जहाँ तक बात है, ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, गुजरात पिपावाव पोर्ट और अदानी पोर्ट, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो आपने रेकमेंड भी किया था। इन्हीं तीनों में ही पूरी जो पोर्ट इंडस्ट्री है ना वो सिमटी हुई है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में खरीदारी कर सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 240 का जरूर रखना होगा और कम से कम 4 तिमाही का आपको समय लेके चलना है। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट आइडिया है, शॉर्ट टर्म का प्ले नहीं है। तो आपका पेशेंस अगर आपको अलाउ करता है तो ही आप स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाइए। आशीष चक्रवर्ती जी मैम कह रहे हैं कि टॉरेंट पावर के 50 शेयर हैं मेरे पास, 1340 रुपए के रेट पर ले रखे हैं, मेरा 3 महीने का नजरिया है, स्टॉप लॉस बताइए क्या होगा। ओके, 3 महीने का नजरिया है, स्टॉप लॉस आपका जाएगा। मैं टारगेट आपने पूछे नहीं तो बताऊंगी नहीं, लेकिन 3 महीने के नजरिए में आप छोटे स्टॉप लॉस रख लीजिए। 1150 का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ, एंड उससे पहले ही आई थिंक ये रिबाउंड हो जाएगा। बट स्टिल फिर भी आप नहीं पूछ रहे हैं लेकिन बाकी लोग भी देख रहे हैं, तो यहाँ से जो टारगेट बनते हैं, अगर फ्रेश बाइंग ले रहे होंगे कोई भी अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लगभग 1450 रुपए का एक पहला टारगेट और 1600 रुपए का एक दूसरा टारगेट तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 महीने का नजरिया है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। वेल व्हाइल वी वर डिस्कसिंग इट, निफ्टी 800 पे तो नहीं आया लेकिन 808 आया 25-808 था। पर जरूर आया। हाँ, हाँ, मैं भी एक तो दो वहां बार से मेरे हाईलाइट ख्याल करने से की कोशिश कर रहा था कि 808 पर आया, आपने 800 पे कहा था खरीदारी करनी है, और बाद में आप देखिए 25,900 के आसपास आ गया है। यस, तो पता नहीं कोई ले पाए होंगे, अगर 800 के भाव ही लेकर के बैठे थे तो पता नहीं एंट्री मिली कि नहीं। बट जो है 25,700, 25,50 और जो 70 जो टारगेट थे वो तो हो गए, बट एंट्री 800 वाली जो मिलनी चाहिए थी, 808 आया। लेट्स सी, देखते हैं, चलो। टारगेट तो दोनों आ गए आपके। हाँ, लेकिन एंट्री का पता नहीं ना लोगों ने ली कि नहीं। अब एग्जैक्टली 25,800 पर अगर लकीर के फकीर बनकर बैठे रहेंगे तो फिर तो नहीं ली होगी कि हम 800 आ जाए या फिर उसके नीचे मिल जाए, और तो फिर अलग बात है। जिन्होंने लिया होगा, लेकिन ये बात अच्छी है, साफ भी है कि 80 पॉइंट के आसपास के गेंस बने हैं, क्योंकि 25,808 के आसपास अगर आपने खरीदा है तो जाहिर सी बात है फिर 80 पॉइंट्स आपने विद इन अ मिनट्स आपको मिले हैं। तो जो व्यू आपको दिया गया था, अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के अगर खरीदा है निफ्टी, तो जाहिर सी बात है रिकवरी साफ तौर पे दिखा रही है कि आपने 80 पॉइंट्स बना भी लिए हैं। और क्या बुक कर लें फिर 90 के आसपास, तो आप कह रही थी दूसरा टारगेट है। नहीं, 80 के पास ही बोला था। बुक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसको रख लेना चाहिए अभी, इसको 800 पर ही नो लॉस कंडीशन में आप इसको रोक के रख सकते हैं। जो इंट्राडे लो बना है ना, उसी के स्टॉप लॉस के साथ जो भी आपका पोजीशन है रोक के रख सकते हैं। आई थिंक एक मूवमेंट बन सकता है यहाँ पर। तो 25,750 वाला यस, स्टॉप लॉस आप कह रही हैं कि ऊपर रिवाइज करके या ट्रेल करके नहीं नहीं, 25,800 पर 25 ले आए। एग्जैक्टली 25,810 पे ले आइए। अभी 800 का अच्छा, 25,808 का लो है ना, तो हाँ 810 हाँ, पर लेके के आ जाइए। ठीक है, 25,810 पर आप अपना स्टॉप लॉस ले आइए, जो 25,750 पर आपको बोला गया था। आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, वैसे दोनों टारगेट आ चुके हैं। अगर बुक करना है तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जैसे आपको बताया भी गया था। इस बीच मैम स्वप्निल जी का सवाल है कि कह रहे हैं कि एशियन टाइल्स और रेडिंगटन पर मैम का व्यू बताइए। एशियन टाइल्स हाँ, एशियन ग्रेनेटो मतलब। और रेडिंगटन, राइट। हाँ, रेडिंगटन फिर से 300 के आसपास आई थिंक आ गया है। इस स्टॉक में भी इंटरेस्ट बहुत है लोगों का। रेडिंगटन मुझे याद है, मैंने शायद परसों दिया है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ संदीप जी, क्योंकि एक्टिव कॉल है या नहीं। लेट मी चेक वंस प्लीज। ओके, ओके,
रेडिंगटन आई थिंक मैंने परसों के सेशन में कुछ बोला है इसके बारे में, बट वेल एग्जैक्ट नंबर नहीं दिख रहा है मुझे रेडिंगटन का एग्जैक्टली क्या टारगेट यहाँ पर दिए है। इट विल टेक टाइम। 10 नवंबर की बात है, यानी परसों की बात है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से इसको दिया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको देख सकते हैं। उस समय शायद 285 के आसपास था। वेल यहाँ पर अभी रेडिंगटन का व्यू हम यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। तो ऑलरेडी 10 नवंबर को जो व्यू था उसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी भी यहाँ पर जो एक टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं रख रही हूँ 335 मिनिमम टारगेट है, और लगभग लगभग फिर आप इसको होल्ड करिए 400 तक के लिए। एक अच्छा स्विंग अपसाइड मोमेंटम ट्रेड है ये, जिसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक डिस्कस करते करते बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर ध्यान से सब देखेंगे तो कुछ ट्रेड की जो रिकमेंडेशन या फिर जो है वो ऑलरेडी मिल जाती है इन बिटवीन द शो ही। तो ध्यान से देखने से काम बन सकता है लोगों का। वेल इसमें 335 से लेकर के 400 तक के भाव आ सकते हैं। वेट फॉर दैट। और स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके चले। आज की डेट में एंट्री अगर दोबारा ले रहे हैं तो 265 रुपए का। दैट्स मोर देन इनफ। 335 से 400 की आप बात कर रही हैं, राइट? एग्जैक्ट, यस यस। 300 एक पर फ्रेश मूव लीजिए। बनेगा इसमें। हाँ, 300 पर लीजिए। 335 400 के टारगेट है। और स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा? 265, 265। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। ये रेडिंगटन की बात हो गई। और एशियन ग्रेनेटो, इस पर क्या करना है? यहाँ पर तो आप डिप का वेट करिए। फ्रेश बाइंग अभी नहीं है। लगभग 69.50 के पास में है। अवॉइड टू बाय एज ऑफ नाउ। फ्रेश बाइंग कुड बी कंसिडर एट इन बिटवीन द रेंज ऑफ 64 से लेकर के 65 की रेंज में। तो थोड़ा डिप का वेट करो। डिप मिले तो ही खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना है। चाहिए 75 के पार जाए, 80 के पार जाए, जाने दो। लेकिन जब तक इसमें अच्छा भाव नहीं मिलेगा तब तक आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए। अवॉइड कीजिए, ज़्यादा बेटर है। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं। हर कोई स्टॉक ट्रेड करने लायक नहीं होता, उनमें से एशियन ग्रेनेटो भी एक है। तो इसको आप अवॉइड करके चलिए। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जो एक्शन हो रहा है ना, वो भी मैम अवॉइड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में भरपूर एक्शन है। 4 IPOs हैं जो कि फिलहाल खुले हुए हैं। 2 IPO तो ऐसे हैं जिनका आज आखिरी दिन है, जिसमें पहला नाम है फिजिक्स वाला का। अगर आप दूसरे दिन तक देखें ना, तो रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं मिला है। केवल 13% के आसपास ही ये सब्सक्राइब हुआ। हालांकि कर्मचारियों का जो हिस्सा है वो हम देख रहे हैं कि 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 103 से 109 का है। 3100 करोड़ कंपनी के पास आएंगे। 380 करोड़ का OFS भी है। 2 रुपये का केवल GMP है। 109 वाला 111 पर लिस्ट होने की संभावना है, और ये 3 रुपये से घटकर 2 रुपये GMP आया है इसका। तो फिजिक्स वाला को लेकर आपका क्या व्यू है? मार्केट तो ज़्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे हैं। अवॉइड कर दीजिए। कुछ इतना कुछ खास है नहीं। देखिए, जितनी भी कुछ और भी कंपनी जो मार्केट में पहले से है ना इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, वो बहुत खास परफॉर्म नहीं कर रही है। चाहे वो जी लर्न हो या फिर बहुत ज्यादा है नहीं एक्चुअली इसमें। और बहुत ही व्हाट डू वी कॉल इट, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा है। और जहां पर ये आ जाता है ना, तो वहां पर मार्जिन, अर्बन क्लैप एक अलग कैटेगरी हो गया, उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम। ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पर तो है ही है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस पीपल हैविंग नाउअडेज। तो मुझे लगता है कि फिलहाल आप IPO में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ट्राई कर रहे हो, अवॉइड कर दो। सेकेंडरी मार्केट में खरीदे कि नहीं खरीदे, कभी जब इसमें वापस से कोई मोमेंटम बनेगा तो मैं आपको तब बता दूंगी। बट अभी के लिए इट्स एन अवॉइड। और मतलब फिर भी सबका अपना व्यू है। बट मेरे हिसाब से मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना तो वैल्यूएशन पार्ट पर, ना ही बिजनेस मॉडल पर। और दूसरा सब्सक्रिप्शन तो खैर बात की बात होती है, बट ये 2 चीजें भी समझ में मुझे नहीं आई है, अच्छी नहीं लगी है। और वैल्यूएशन इज समथिंग दैट इज नॉट गिविंग सो मच कंफर्ट। तो मुझे नहीं लगता। ठीक है। और वो भी इस कंडीशन में जब बहुत सारे ऑप्शंस आज की डेट में आपको स्टॉक्स में ही मिल रहे हैं। तो वो जो प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन होती है, जनरली लोग 10 से 15-20% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं डाउन द लाइन। 15-20 दिन के अंदर में जनरली बहुत हाइपर एक्सपेक्टेशन हो, तो वो तो स्टॉक्स भी दे रहे हैं। तो अवॉइड कर दीजिए फिलहाल, रिस्क मत लो। फेयर इनफ, अवॉइड कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप स्टॉक्स में कह रही हैं, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शन बता रही हैं। प्राइमरी मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं। MV फोटोवोल्टिक की दूसरा नाम है जो कि आज बंद हो रहा है। अच्छा, इसको भी इंटरेस्टिंगली अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। दूसरे दिन आप देखेंगे तो केवल 17% ही भरा है। 2,900 करोड़ रुपए का इशू है। इसमें भी ज़्यादा रकम कंपनी के पास ही आ रही है। और ग्रे मार्केट भी उत्साहित नहीं है। केवल 3 रुपये का प्रीमियम, वो भी 5 रुपये से घटकर आ गया है। अब इसमें क्या राय दे रही हैं आप अपने मेंबर्स को? इसको भी फिलहाल देखिए आप अवॉइड करिए। IPO में लिस्टिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको लिस्टिंग डे पर
उसको भुनाना है, उसको बुक करना है। अब चाहे वो एट पार हो, यानी कुछ ना मिले, डिस्काउंट हो, लॉस में लिस्ट हो, या फिर प्रीमियम हो कि प्रॉफिट में हो, तो कोई भी कंडीशन में अगर वो लिस्ट हो रहा है तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम उस दिन बुक कर लेंगे। अब इसमें मुझे वो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के बारे में सेकेंडरी मार्केट में अगर हम देखें तो बाद में इसमें व्यू जरूर बना सकते हैं, बाद में थोड़ा सा अगर नीचे के लेवल्स पर आ जाए फिर सेकेंडरी मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आईपीओ में एप्लीकेशन मेरी तरफ से सजेस्टेड नहीं है। एंड उसका एक और मेजर रीजन है कि ओएफएस है। तो ओएफएस में जनरली क्या होता है कि जो पैसा आपके पास में जो आपका पैसा आपने जो दिया वो कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगने वाला है, तो वो जो ऑलरेडी होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, एंकर इन्वेस्टर वगैरह जो भी होते हैं, उनके पास उनको वो एग्जिट रूट है। तो मेरे हिसाब से अभी आप फिलहाल इसको अवॉइड करें इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली प्रीमियम लिस्टिंग इन दिस, विच इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। ठीक है, टेनेको क्लीन एयर, इसको लेकर मार्केट थोड़ा उत्साहित नज़र आ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरा दिन है इसका और पहले दिन ही ये ऑलमोस्ट आधा भर चुका है। 3,600 करोड़ रुपए का इशू है और देखिए इसमें कंपनी के पास कोई रकम नहीं आ रही, पूरी तरह से ये ओएफएस। उसके बावजूद एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, ग्रे मार्केट का प्रीमियम ये दिख रहा है आपको 87 रुपये, और आप देखिए 75 रुपये था पहले, आई थिंक ये 70 रुपये के भी नीचे था, वहाँ से बढ़कर 75 हुआ, अब ये 87 रुपये का यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो दिख रहा है। इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में तो उत्साह दिख रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए इसमें सबसे पहले तो जो ये पूरा का पूरा ये भी ओएफएस ही है, तो फिर से वही समझने की जरूरत है कि जो पूरा का पूरा पैसा है ये कंपनी के, ये फ्रेश इशू नहीं है, कंपनी के पास डेवलपमेंट में जनरली नहीं जाएगा। तो आपका पैसा कंपनी ऑलरेडी अपने ब्रांड को लेकर के चार्ज करने वाली है, सो इट्स एन एग्जिट फॉर देम। नाउ दूसरा चीज जो मेरी नजर में यहाँ पर है, ये इसमें क्यों इतना पॉजिटिवनेस मार्केट में दिख रही है, सेंटीमेंट है। क्लीन एयर वाले जो इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी, कहीं ना कहीं भारत में रहने वालों के लिए, इनफैक्ट जो भारत में बाहर से आते हैं उनको भी लगता है कि वो सफोकेटेड है, सॉरी सफोकेशन हो रही है। सो किसी का एक स्टेटमेंट था, किसी फेमस पर्सनालिटी का जो आए थे भारत हमसे भी में, सो पूछिए ही ना वाज वेरी एनसीआर वालों से। मैं भी एनसीआर की हूँ सर, मुझे मालूम है, मेरा आधा फैमिली पार्ट उधर ही है अभी भी। वेल लेकिन आप है नहीं ना यहाँ पे, आप देखिए ना, महसूस कीजिए। अभी मैं हम हूँ नहीं। हाँ, हम यहाँ पर बैठे हैं और बाहर अगर घूम भी रहे हैं, मतलब इनहेल भी कर रहे हैं, तो पता नहीं कितनी सिगरेट्स जिनकी पी रहे हैं, ना पीने के बावजूद भी। इस तरह का टॉक्सिक एयर है बाहर। एग्जैक्टली और वही चीज जो है, जो बीच में कुछ एड्स चलते थे ग्रोवर जी, कि छोटा बच्चा एक फैमिली मास्क लगा के ही घूम रहे हैं, वो बहुत वायरल एड हुआ था, जिसमें कि बताया जा रहा था कि आप ऑक्सीजन को बचाइए, स्कूल में भी जा रहे हो तो अपना व्हाट विल हैपन कि अगर पूरा ऑक्सीजन या एनवायरनमेंट इतना खराब हो जाए। सो दैट्स वी आर एक्सपीरियंसिंग। पता नहीं हमारी आने वाली जनरेशन शायद उस चीज को यूज करेंगी, माइट बी, अगर आज नहीं रुके तो, रुकने वाले तो है नहीं वैसे। तो ये जो एक चीज है ना, बिजनेस कैटेगरी जो है, जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये उसके हिसाब से ना, जैसे आप कह रही हैं, टाइमिंग अच्छी कर ली शायद इन्होंने आईपीओ की। ये टाइम जब Yes. सर्दी के टाइम पे वो जो भारी हवा होती है नीचे सेटल होती है, इसलिए पोल्यूशन जा नहीं पाता या उड़ नहीं पाता है, हवा भी कम होती है, तो टाइमिंग अच्छी कर ली इन्होंने। और ग्रे मार्केट उत्साहित है बावजूद इसके कि पूरा ओएफएस है, तो आप क्या राय देंगे इस Yes. पर? तो मैं प्रीमियम लिस्टिंग के हिसाब से तो जाने दो, प्रीमियम लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम तो फ्लक्चुएट होता रहता है, बट मैं इसको इन्वेस्टिंग के लिए सलाह जरूर दूंगी कि अगर आप इसको अच्छा। सेकेंडरी मार्केट में खरीदना चाहें खरीद लीजिए, प्राइमरी मार्केट के थ्रू खरीदना चाहे खरीद लीजिए, और आज लेकर के 2 साल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि 2 साल में इट माइट गेट डबल्ड। तो मेरा नजरिया इसको लेकर के अच्छा। ये है। मैं प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, सैटरडे संडे आता है तो और ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है। सो एंड ऑल्सो ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट भी उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट बाय चांस गिर गई तो जनरली जो लिस्टिंग वाले स्टॉक्स होते हैं उन पर भी प्रेशर दिखता है, जैसे कि हमने एक्सपीरियंस किया था एक अभी पिछले हफ्ते एक लिस्टिंग हुई थी उसमें। वेल तो अगर आप आज से लेके, चाहे आप प्राइमरी सोर्स के थ्रू ले, चाहे आप सेकेंडरी सोर्स के थ्रू ले, आप कम से कम 2 साल होल्ड करके रख दो इसको, ये डबल होने के लायक कैपेसिटी है इसमें, ठीक है, सेंटिमेंटली नहीं, नीड है, डिमांड है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए, कम से कम 2 साल के लिए, और 2 गुना होने के लिए आप इसमें इस उम्मीद में आप पैसा लगा के चल सकते हैं। अच्छा, एक आईपीओ आज ही खुला है, लास्ट है मैम, फिर शो को वाइंड अप करते हैं। फुजियामा पावर सिस्टम, 228 रुपये का प्राइस बैंड है, 828 करोड़ रुपये। छोटा इशू है, फ्रेश इशू भी है, इसमें ओएफएस का भी पार्ट है, ज़्यादा रकम कंपनी के पास ही आएगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम एब्सेंट है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बहुत सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर बिजनेस थीम में ऑलरेडी आ गई हैं और बड़े बड़े नाम हैं, तो शायद वही एक रीजन है कि बहुत ज्यादा सेंटीमेंट बूस्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो ये सोलर वाली कंपनी है ना? अगर आप
हाँ, यस। तो अगर आपकी इंटरेस्ट सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग को लेकर के है, तो ऑलरेडी देयर आर मैनी पैक्स। आप बहुत सारे कंपनीज है जिसमें से किसी को भी उठा के ट्राई कर सकते हैं। लेकिन छोटा साइज है, इक्विटी में आपको होल्डिंग मिल रही है। आई मीन इसमें आपको जो पैसा जो आपका ओएफएस नहीं है, आपको इसमें शेयर होल्डिंग प्रॉपरली कंपनी के डेवलपमेंट में पैसा जा रहा है, चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही मतलब ऐसे वाले स्पेयर फंड नहीं है आपके पास में, तो फिर अवॉइड कर दो। एंड लेट इट बी, अगर प्रीमियम लिस्टिंग होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर सम गुड कंपनीज इन मार्केट विच आर ऑलरेडी देयर। आप इरेडा जैसे प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कंपनीज देख सकते हो, आप एनटीपीसी ग्रीन देख सकते हो, आप अडानी ग्रीन देख सकते हो, ग्रीन एनर्जी। तो जो ऑलरेडी थोड़ी सी फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, उसमें आप देख सकते हैं। बट प्रीमियम लिस्टिंग आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है, लिस्टिंग के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग थीम के लिए एक स्टॉक नया चाहिए तो आप कर सकते हैं, जिसमें कि 3 साल भूलना पड़ेगा इसको। फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन 3 साल के उस रन में एक साइकिल पूरा घूम जाएगा इस पूरी थीम को लेकर के, और तब ये स्टॉक भी परफॉर्म कर देगा। तो आपका नजरिया क्लियर करिए। अगर आप उसमें आपका नजरिए में अगर ये फिट बैठ रहा है तो ये कर लीजिए। लेकिन अगर आप 3 साल से कम का मायना लेकर के चल रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, लिमिट लेकर के चल रहे हैं, तो फिर आप एग्जिट मत करिए प्लान। ठीक है, तो आपने 3 नाम लिए, आपने कहा इरेडा, एनटीपीसी ग्रीन, और तीसरा नाम क्या लिया? कोई ग्रीन वाला स्टॉक था? एनटीपीसी इरेडा, एनटीपीसी ग्रीन एंड अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। अडानी ग्रीन, ओके, अडानी ग्रीन। ठीक है। ठीक है, इन तीनों स्टॉक्स में आप पैसा लगाइए, बजाय इसके कि आप फूजियामा पावर सिस्टम्स में पैसा लगाएं या फिर सोलर वाली किसी कंपनी में पैसा लगाएं। आप इरेडा, एनटीपीसी ग्रीन और अदानी ग्रीन, इनको कंसिडर कीजिए। यहाँ पर आपका पैसा ज़रूर लगाया जा सकता है अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो। बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, दर्शकों के सवालों की बात करें या फिर रिजल्ट्स वाले या फिर खबरों वाले। कोई डिस्क्लोजर मैम जो आप देना चाहेंगी? देखिए संदीप जी, जैसे जैसे स्टॉक्स मुझे याद आते रहे, मैंने तुरंत चेक करके बताया कि वो कब दिया, क्या दिया था, टारगेट या स्टॉप लॉस व्हाटएवर। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं फिर भी एक बार नजर डालना चाहती हूँ, कुछ रिसेंट एडिशन तो नहीं है। कोई ऐसा स्टॉक नहीं था एक्सेप्ट दीपक नाइट्रेट, जो मैंने बता भी दिया था उसी समय, जो मेरे पोर्टफोलियो में आज भी है। और रिजल्ट उतने खराब, उतना गिरा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। रिजल्ट मतलब अच्छा खासा ऑलरेडी गिरा हुआ ही उठाया हमने। तो वहां से एज आई सेड कि ज्यादा जगह बची नहीं थी। वेल, कमिंग बैक, दीपक नाइट्रेट को छोड़ के फिलहाल और कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं था जो हमने आज डिस्कस किया है, या मेंबर्स के बारे में भी था। बाकी तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द इन्वॉल्व्ड रिस्क, चाहे आप शॉर्ट टर्म करें, मिड टर्म करें, या फिर आप एफ&ओ डेरिवेटिव कुछ भी ट्रेड कर रहे हो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।